स्टार्ट। अच्छा, सो क्या सॉल्व कर रहे हैं? विंटर 22 क्वेश्चन पेपर क्या कहते हैं 12, ठीक है जी। जो मोस्ट रिसेंट एमसीक्यू पेपर था आपका, ठीक है जी, वो वी शैल बी सॉल्विंग दैट। अच्छा, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटिटी विच क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहले तो वो चीज होती है विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है जी। दूसरी बात ये, दे टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी नॉट अ यूनिट, ठीक है जी। तो केल्विन इज अ यूनिट, टेम्परेचर होती है फिजिकल क्वांटिटी, मिनट इज अ यूनिट, टाइम होता उसकी क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस, यस दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट जो है वो वोल्ट्स होता है। सो दिस लुक्स करेक्ट। फ्लेवर क्या होता है? फ्लेवर होता है क्वार्क का, क्वार्क के जो भी नाम है, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम, वो बेसिकली नाम जो है वो फ्लेवर कहला जाते हैं। तो दिस इज नॉट अ यूनिट और अ फिजिकल क्वालिटी, दोनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा, नंबर टू, व्हाट इज अ पावर ऑफ 3.7 मेगावाट्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट्स? तो इजी पीजी, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। 3.7 इंटू 10 to the power 6 वॉट्स लिखा हुआ है, हमें मेगावाट्स ये हो गए। अगर हमें इसको किलोवाट्स में कन्वर्ट करना होगा तो 3.7 और 10 की पावर 3 अलग कर देते हैं, तो 10 की पावर 3 जब अलग करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। एंड हैविंग अ बिट ऑफ लैग, एक सेकेंड, 10 to the power 3 एंड देन फिर ये वॉट्स में कुछ हमारे पास ऐसा बनेगा। एंड देन यू कैन सी कि ये जो चीज होगी ये किलो वॉट्स हो जाएगी। सो दिस थिंग शैल बिकम किलो वॉट्स। एंड देन वी सी कि ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10 to the power 3 किलो वॉट्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी पीजी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सी हो गया आंसर। अच्छा, then number 3, a spring is suspended from a fixed point. Sir, which paper it is? It is विंटर 22 क्वेश्चन पेपर 12, ठीक है। विंटर 22 क्वेश्चन पेपर 12 एमसीक्यू पेपर है। A spring is suspended from a fixed point and a force is applied. The position of a pointer attached to the bottom of the spring against a vertical ruler is recorded, ठीक है जी। Before the force is applied, the position of the pointer is 225 plus minus 2 millimeter. After the force is applied, the position of the pointer is 250 plus minus 2 millimeter. The extension of the spring is determined. What is the percentage uncertainty in the extension? ठीक है, they are asking you for the percentage uncertainty extension. अच्छा, पहले क्या था? पहले जो थी आपकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 225 थी और उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो थी वो 2 मिलीमीटर की थी, राइट। अच्छा, फिर आपने कुछ लगाया तो एक्सटेंडेड लेंथ प्लस दी ओरिजिनल लेंथ वो आ रही थी 250 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर की हमारी एक्सटेंशन है। सो वी कैन क्लियरली सी दैट आवर एक्सटेंशन इज ऑफ 250 माइनस 225, तो हमारी एक्सटेंशन आ रही है 25 मिलीमीटर। अच्छा, अब जब कभी भी दो क्वांटिटीज जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो उनके बीच में अनसर्टेनिटी कैसे ढूंढते थे? इट कुड बी द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज। तो अगर आपको डेल्टा ई निकालना है, क्योंकि ये दो वैल्यूज मैंने सब्ट्रैक्ट करी है तो दोनों अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी, दिस विल बिकम 2 प्लस 2, ये बन गया हमारे पास 4 मिलीमीटर। अब अगर मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए होगी तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी थ्रू डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100। डेल्टा ई क्या है? वो 4 है। ई क्या है? वो 25 है into 100, and when you do this calculation, so if someone has a calculator along with them तो मेरे साथ आंसर्स कंफर्म करते जाए। we are getting an uncertainty of 16%, ठीक है। आई होप दिस वाज आल्सो क्लियर। अक्सर उबेशतर ऐसे नहीं आते सवाल प्लस माइनस वाली अनसर्टेनिटी, अक्सर उबेशतर आपके कोर्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली आती है। तो ये जो है इधर पूछ लिया है, सो जस्ट डोंट मेक द मिस्टेक कि उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा देना, इसमें सीधा सीधा दोनों अनसर्टेनिटीज आपने ऐड करनी थी, बिकॉज हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाला, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या लग रहा है सबको? नो आंसर्स? ओके, बड़ी सोचे पड़ गए बच्चे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन बट अ स्केलर क्वांटिटी डज नॉट, दैट इज द करेक्ट वन। बाकी सारे नहीं देख लोगे। स्केलर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, गलत बात है। स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड होता है, ये गलत बात है। फिर देन डी की में कितना क्या बोल रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड बट स्केलर क्वांटिटी डज नॉट, ये भी गलत है। दोनों में मैग्नीट्यूड होता है, बस डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होती है, एक में डायरेक्शन होती है स्पेसिफाइड, एक में नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, देन on to this.
A toy car travels on a circular track or at a constant speed of 0.50 meter per second. It passes a point on the track at time t equals to 0 and takes a time of 40 seconds to travel once around the track. The magnitude of the average velocity of the car between t equals to 0 and t equals to 20 seconds is v20. The magnitude of the average velocity of the car between t equals to 0 and t equals to 40 seconds is v40. What are v20 and v40? ये निकाल लेते हैं, no problem. अच्छा, सबसे पहले तो what you need to recall is के आपके पास जो average velocity का फॉर्मूला है वो क्या है? Average velocity that is total displacement upon total time. टोटल डिस्टेंस नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो आप सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे जब आप ये एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अच्छा, नाउ आफ्टर दे टेलिंग यू कि हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक था, ठीक है जी. वी हैड दिस सर्कुलर ट्रैक इस तरीके से, इस तरह से हमारे पास कुछ ये सर्कुलर ट्रैक है. A lot of people are joining in. मैं ये मीटिंग इनेबल मीटिंग कर रहा हूँ ताकि वो खुद ही आते जाए. अच्छा, सो उन्होंने कहा कि लेट्स से टाइम टी इक्वल टू 0 पे हमने यहाँ पे शुरू किया और वो फिर कहते हैं 40 सेकंड गुजरने के बाद आप वापस यहीं पे आ जाते हो, तो टाइम टी इक्वल टू 40 भी यहीं पे ही होगा, यानी 0 और 40 सेकंड्स वाला पूरा घूम के आप यहाँ पे आ, ठीक है जी. नाउ इफ यू आर कैलकुलेटिंग v40 दैट इज द एवरेज वेलोसिटी जो पूरे घूम के आने में लगी, तो ये देखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी पूरे 40 सेकंड के लिए. यू स्टार्टेड फ्रॉम ओवर हियर, पूरा घूम के वापस यहीं पे आ गए हो, तो एवरेज वेलोसिटी जब 40 सेकंड्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, v40 कर रहे हो, तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज 0. आपने जहां से शुरू किया आप वहीं पे आ गए. सो 0 अपॉन टोटल टाइम, वट एवर द टाइम 0 अपॉन 40, वो 0 ही आएगा. सो फॉर v40 द करेक्ट आंसर्स विल बी आइदर दिस और दिस, ये वाला 0 या ये वाला 0. अब बस हमें v20 प्रूव करना है. v20 को देखेंगे तो v20 में दैट इज अग्रीड कि अगर ये पूरा 40 है तो 20 सेकंड्स जो है वो यहाँ पे हो गए होंगे पूरे, राइट. पूरा यहाँ से घूम के हम जब यहाँ पे आए होंगे तो आधा हमने सर्कल कर लिया होगा, ठीक है. नाउ डोंट मेक द मिस्टेक, डोंट टेक दिस डिस्टेंस, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट में जाएगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट में ये वाला डिस्टेंस जाएगा, ठीक है. दिस स्ट्रेट लाइन जो आपके कर्व्ड एक्चुअल पाथ से छोटा डिस्टेंस देगा आपको, ठीक है. तो अगर मैं जो हूं वो टोटल डिस्टेंस अपॉन 20 सेकंड्स का, मतलब ये जो डिस्टेंस था अपॉन 20 सेकंड्स कर रहा, तो मेरे पास 0.50 की वेलोसिटी आती है, ठीक है. मेरे पास 0.50 क्योंकि मैं अगर 0.50 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, तो इवेंचुअली अगर मैं पूरे डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड करता हूं 0.50 आना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. सो वी आर टेकिंग दिस स्ट्रेट लाइन. अब जब ये स्ट्रेट लाइन इसकी डिस्प्लेसमेंट कम है तो इट कांट कम आउट टू बी 0.50, उससे कुछ कम वर्कआउट होगी. सो देयरफॉर वी हैव इन्फर्ड कि ये 0.32 वाला आंसर होगा. देयरफॉर इट शैल बी ऑप्शन ए, ठीक है. सो वी हैव इन्फर्ड v40 क्लियर 0 वाला होना चाहिए. इससे आपकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई. सेकंड कैसे प्रूव किया भाई, ये स्ट्रेट लाइन लेनी है, पूरी कर्व पाथ नहीं लेनी है, तो 0.50 से कम आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है. अच्छा, देन दिस वन, ये सवाल आई थिंक 2018 की किसी पेपर से रिपीटेड है. इस पेपर में बहुत सारे सवाल जो है वो रिपीटेड आए हैं पिछले सालों के, तो अच्छी न्यूज है. मे बी प्रॉब्ली आपके 2023 वाले पेपर में भी बहुत सारे सवाल जो है वो रिपीटेड है. The graph shows how the velocity v of an object moving in a straight line varies with time t from t equals to 0 to time t equals to t, ठीक है. सो हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है हमें, एंड दे हैव आस्क्ड यू कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो कैसा लगेगा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज कि आप लोगों को सब याद होना चाहिए कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. यानी अगर डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पे प्लॉट कर दूं और मैं टाइम को x एक्सिस प्लॉट कर दूं, तो फिर ये बेसिकली इनके चेंजेस के मायने का है. तो बेसिकली अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, तो उसका ग्रेडियंट क्या है, उसका ग्रेडियंट वेलोसिटी हो. सो बेसिकली इन तमाम ग्राफ्स में जो ग्रेडियंट आना चाहिए वो ये वाला ग्राफ आना चाहिए, ये वेलोसिटी वाला ग्राफ उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है जी. तो लेट्स सी कि हमारा इधर वेलोसिटी का ट्रेंड क्या है, फिर हम बाद में सारे ग्राफ्स में ग्रेडियंट का ट्रेंड देख के वी विल फाइनलाइज आवर आंसर, ठीक है. सो अभी हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है वो हमारी यहां से यहां, इट इज अ पॉजिटिव वेलोसिटी एंड इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, ठीक है. पॉजिटिव वेलोसिटी है, जीरो से कोई पॉजिटिव वैल्यू पे जा रही है एंड इट इज इंक्रीजिंग. then we go back down, so we see that the velocity is still positive but is of a decreasing magnitude, ठीक है जी. अच्छा, फिर यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या है, यहां हमें नजर आती है कि हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, राइट. एक्स एक्सिस से नीचे चले गए नेगेटिव वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है. एंड देन सिमिलरली जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो आपकी नेगेटिव वेलोसिटी है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है.
अब अगर मैं ये कह रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में हमारा ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यानी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम में पॉजिटिव ग्रेडियंट जो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेडियंट जो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव ग्रेडियंट जो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरे बड़े अच्छे पॉइंट्स जो है वो ये जीरो वाले पॉइंट्स होते हैं, ये वाले जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले ग्राफ में हमारा ग्रेडियंट इन 3 पॉइंट्स पे बाकायदगी से जीरो आना चाहिए। सो लेट्स सी, सबसे पहले देख लेते हैं भाई, कह रहे हैं शुरू में आपकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, यानी ग्रेडियंट जीरो होना चाहिए था। जीरो क्या होता है, जीरो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। यू कैन सी बी में नहीं आ रहा वो ग्रेडियंट जीरो, इसके अलावा हम सी में भी देख सकते हैं वो ग्रेडियंट जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ सी को देखते हैं, तो सी में हमें नजर आ रहा है कि ग्रेडियंट जीरो हो रहा है। फिर हमें बीच में कहा था ग्रेडियंट जीरो हो रहा है, तो हाँ ग्रेडियंट जीरो हो रहा है। फिर हमें कहा था एंड में ग्रेडियंट जीरो होता है, हाँ ग्रेडियंट जीरो हो रहा है। ए को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ए क्या कह रहा है, ग्रेडियंट जीरो, बीच में ग्रेडियंट जीरो यानी वेलोसिटी जीरो, एंड में ग्रेडियंट जीरो यानी वेलोसिटी जीरो। तो ये इन्फर हो गया कि बी और सी तो डेफिनेटली गलत है, ए और डी में से अब चूज करना है। तो इधर प्रॉब्लम डी में एक नजर आ रही है कि डी जो है वो दो और पॉइंट्स पे भी ग्रेडियंट जीरो बोल रहा है, यानी वो इन दोनों पॉइंट्स पे भी वेलोसिटी आपको जीरो बता रहा है, विच इज रॉन्ग, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। ये दोनों जो पॉइंट्स बता रहा है वो वेलोसिटी जीरो के, दीज आर रॉन्ग, ये आपके पास ऊपर ग्राफ में नहीं थे। तो इस तरह से हमने आराम से वर्कआउट कर लिया ए। बाकी अगर किसी को इस तरह से भी देखना है कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव ग्रेडियंट इंक्रीजिंग, सो यू कैन ड्रॉ टेंजेंट्स, पॉजिटिव ग्रेडियंट्स अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस दैट आर इंक्रीजिंग। फिर क्या था, पॉजिटिव वेलोसिटीज दैट आर डिक्रीजिंग, सो पॉजिटिव ग्रेडियंट्स दैट आर डिक्रीजिंग, अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस दैट आर देन गेटिंग लेस स्टीप। उसके बाद क्या था, नेगेटिव ग्रेडियंट्स जो इंक्रीज कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस व्हिच आर गेटिंग मोर स्टीपर। फिर क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस दैट विल गेट लेस स्टीप, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस दैट विल गेट लेस स्टीप और इवेंचुअली जीरो हो रही हैं। तो व्हेन एवर यू गेट दीज ग्राफिकल क्वेश्चंस, इसमें काइनेमेटिक्स वाले जो ग्राफिकल क्वेश्चंस थे उसमें आपके पास ये ग्रेडियंट्स और ये एरिया अंडर ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली मैचअप कर रहे होते हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग यू कैन सी। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये रियलाइज करो कि कौन सी चीज किस किस चीज का ग्रेडियंट है एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, या सबसे आसानी से पहले किस तरह से आंसर्स कैंसिल आउट होंगे यूजिंग दी जीरो वाली वैल्यूज, उसमें आपको हमेशा हेल्प रहेगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ बात पूछनी हो दोबारा से, यू गाइस कैन आस्क, ये सेशन आप लोगों के लिए ये। एंड जूम पे तो और भी जो है वो जल्दी से पूछ सकते हो, यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम लगता है, सो यू कैन डू दैट। अच्छा, देन अ गुड्स ट्रेन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आई थिंक ये 16 या 17 की किसी पेपर का है। खैर, अ गुड्स ट्रेन पासेस थ्रू अ स्टेशन एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। एन एक्सप्रेस ट्रेन इज एट रेस्ट एट द स्टेशन, तो एक्सप्रेस ट्रेन है जो रेस्ट पे है उस स्टेशन पे। The express train leaves the station with a uniform acceleration of 0.5 meter per second square just as the goods train goes past. Both trains move in the same direction on straight parallel tracks. At which time t does the express train overtake the goods train? Actually, now, goods train. They're talking about a goods train and they're talking about an express train. ठीक है, अच्छा, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि गुड्स ट्रेन पहले से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से रेस्ट से स्टार्ट करती है। देर आस्किंग यू कि कब दोनों ओवरलैप करेंगी, कब दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर बराबर आ जाएंगे। ठीक है, वो कब होगा, वो तब होगा जब उनकी डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल होंगी, यानी उनके एस इक्वल होंगे। राइट, सो वी वांट टू बी सीइंग कि उनके एस कब इक्वल हो रहे हैं और हमें टाइम के साथ देखना है एस को। तो आई बिलीव हमारे पास एक ही ऐसी इक्वेशन है काइनेमेटिक्स में जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को लिंक करती है, एंड दैट इज एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसी तरह हम एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे। अच्छा, व्हाट डू दे टेल अस, दे टेल अस गुड्स वाली ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड पे जा रही है, कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी। तो गुड्स वाली ट्रेन की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई वो हो गई इनिशियल वेलोसिटी 10 एंड देन टी। एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में क्या बोला था, इट स्टार्टेड ऑफ एट रेस्ट एंड इज हैज अ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। सो एस यू जो है वो जीरो, तो ये पूरी चीज जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपकी 0.5 एंड देन टी स्क्वायर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई 0.25 टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या बोला, हमने बोला ओवरटेक कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल होंगे। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स इक्वेट कर देते हैं। सो 10t शैल इक्वल्स टू 0.25 टी स्क्वायर।
ठीक है ना। इट मे सीम टेम्पटिंग, ठीक है अभी कर लोगे तो आंसर आ भी जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से एक टी काटेंगे, यहाँ से एक स्क्वायर की पावर हटा देंगे और फिर आंसर निकाल देंगे। दैट इज अ वैलिड थिंग, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि ये हमेशा इसको देखो जरूर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स आते हैं हमेशा। तो ऑलवेज सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मोर वर्किंग। आपने बस 0.25 टी स्क्वायर उसको उधर ले जाओ, वो -10t हो गया इक्वल्स टू 0। अब t को कॉमन ले लोगे तो 0.25t माइनस 10 शेल इक्वल्स टू 0। एक टाइम आपके पास आ गया 0 और दूसरा टाइम आपके पास आ रहा है 10 अपॉन 0.25 विच इज वर्किंग आउट टू बी 40 सेकंड्स, ठीक है। तो अगर आप उधर टी काट देते हो, ये जीरो वाला टाइम जो है वो आपके पास नहीं आता। दिस इज समथिंग जो दिमाग में रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्लीज 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 ऐसे ही सॉल्व नहीं कर दीजिएगा कि बस टी काटा और कर दिया। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट इन अ क्वाड्रेटिक, जैसे हमने बचपन से सीखी है अपनी मैथ्स क्लासेस में, वैसे ही सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, a constant resultant force F acts on an object of mass m for time t. What is the change in momentum of the object? So change in momentum का formula क्या था? That is force equals to the change in momentum. It's the rate of change of momentum. तो अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमें चेंज इन मोमेंटम बता दो, तो चेंज इन मोमेंटम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फोर्स इनटू डेल्टा टी, ठीक है। जो टाइम लिया उस फोर्स ने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द चेंज इन मोमेंटम। सो इजी पीजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इसका जो है वो ये आंसर, ठीक है। अच्छा, the acceleration of free fall on the surface of planet P is 1/10 of that on surface of planet Q, ठीक है जी। तो planet P जो आपके पास acceleration of free fall है, ठीक है जी। लेट्स से planet P की जो acceleration of free fall है, पहले तो planet Q को डिफाइन करते हैं। planet Q का बोल रहे हैं कि अगर कहते हैं planet Q g है तो planet P जो है वो g/10, ठीक है जी। अच्छा, on the surface of P an object has a mass of 1 kg and a weight of 1 न्यूटन, ठीक है जी। सरफेस P के सरफेस पे क्या बोल रहे हैं, P के सरफेस बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और वेट जो है वो 1 न्यूटन है। व्हाट आर द मास एंड वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट Q? तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मास कभी चेंज नहीं करता। मास अगर एक चीज किसी भी चीज का है तो मास वही रहता है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई, ये दोनों गलत आंसर्स हो गए, मास वही रहेगा। अब आपने सिर्फ ये वेट निकाल लेना है, क्या हो जाना है, तो वेट हम निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, व्हाट आर दे टेलिंग यू कि पी पे 1/10 है, राइट। हम ढूंढना चाह रहे हैं क्यू पे। अब क्यू पे ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है क्यू पे 10 टाइम्स दी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जो पी पे है। क्यू पे द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज 10 टाइम्स दैट ऑन पी, ठीक है। सो अच्छा नाउ चलो इसको हम एक तरह से कर लेते हैं, वेट इक्वल्स टू एम जी। Okay, you guys can see that. Just understand this. I hope ये दांत क्लिक कर जाए। प्लैनेट क्यू का क्या बोला हमें, प्लैनेट क्यू का हमें ये बोला है कि इसकी जी है और प्लैनेट पी की क्या है, प्लैनेट पी की है g/10, ठीक है। अगर मैं इसको अलग लफ्जों में बोलना चाहूँ तो आई कुड हैव आल्सो सेड कि अगर मैं प्लैनेट पी की जी बोल दूं और प्लैनेट क्यू की 10g कर, राइट। सो बेसिकली वही 1/10 वाली बात आ गई। अंडरस्टैंड दिस कि प्लैनेट पी पे जो है उसका 10 टाइम्स जो है वो प्लैनेट क्यू पे होगा, ठीक है। सो इफ वी हैड अ वेट ऑफ 1 न्यूटन तो प्लैनेट क्यू पे क्या होगा, प्लैनेट क्यू पे हमारे पास वो वेट 1 न्यूटन का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वी शैल बी गेटिंग ऑप्शन बी, ठीक है। सो जस्ट डोंट मेक दैट मिस्टेक, ऑलवेज रीड योर क्वेश्चन क्लियरली कि प्लैनेट पी का बताया प्लैनेट क्यू बताया पूछा किस चीज का है, ठीक है। सो ऑलवेज डू योर वर्किंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। इट विल वरना अक्सर बेशतर P1 में आसान क्वेश्चन में भी हमारे साथ गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, then a parachutist falls from rest from a balloon. The variation with time t of the vertical velocity of the parachutist is shown. In which region is the force due to air resistance much greater than the weight of the parachutist, ठीक है। तो what do we see ये पूरा उन्होंने ग्राफ किया हुआ है, ये टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचा, इधर खुला होगा पैराशूट and then he acquired a lower terminal velocity and then eventually went back to his मतलब बिल्कुल ये रेस्ट पे पहुंच गया, ग्राउंड में पहुंच गया हुआ है, ठीक है। अच्छा ना जी, जो ये वाला पोर्शन है इसमें इसमें क्या होता है, यू शुड रिमेंबर आपका जो ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला ग्राफ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी इन योर जो है वो कोर्स। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अभी यहाँ पे द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, यहाँ पे शुरू में द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ओनली टू इट्स वेट, और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है इस ऑब्जेक्ट की तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है।
एंड इस पूरी रीजन में ये होता है कि ड्रैग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते 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 क्या होता है, यहाँ पे वो ड्रैग फोर्स इंक्रीज करके क्या बन जाती है, वेट के बराबर बन जाती है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो आती है, और जिसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन जीरो आती है, तभी आपको यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो मिल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो होता है। सो नेट एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब ये वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन ये है कि वेट हमेशा ड्रैग फोर्स से बड़ा था, और क्या होता है, वेट बढ़ा था, आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और इवेंचुअली यहाँ पे ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं। देन वी सी के आगे वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, आगे वाले पोर्शन में ये हुआ होगा कि उसने अपना पैराशूट खोला, एंड देन बेसिकली उसने एक नेगेटिव एक्सेलरेशन अक्वायर कर ली, मतलब इस पोर्शन में वो नीचे की तरफ गिर रहा था, राइट, हिज एक्सेलरेशन वाज ऑलवेज डाउनवर्ड्स और फिर जीरो, एंड देन अब इस पोर्शन में ये एकदम से ऊपर जाने लग गया है। सो दिस इज द पोर्शन जहां पे इसने अपना पैराशूट खोला होगा, एंड देयरफॉर यहाँ पे उसकी एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, मस्ट बी मच मोर ग्रेटर देन हिज वेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, यू शुड बी नोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि ये किस तरह से पूरा ग्राफ बना है क्या नहीं बना है। यू विल फाइंड द वीडियोस ऑन माय चैनल, ठीक है, सब जो है मैंने वहां पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, then two solid spheres from an isolated system. Two solid spheres form an isolated system. Sphere X moves with the speed of 6 centimeter per second in a straight line directly towards the stationary sphere Y as shown. तो स्फीयर X जो है वो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड में जा रहा है, दिस इज बिफोर द कोलिजन। तो स्फीयर X इज गोइंग लाइक दिस, स्फीयर Y जो है वो हमारा स्टेशनरी रखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है आफ्टर द कोलिजन, ये क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द कोलिजन हमें बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आसान कर देगा हमारी कैलकुलेशन को। आफ्टर द कोलिजन स्फीयर X मूव्स विद स्पीड विद 2 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर द कोलिजन। तो ये बोल रहे हैं कि जो X वाला स्फीयर था वो अब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दिस इज X, और Y का हमें निकालना पड़ेगा कि Y के स्पीड से जा रहा है। आई एम अज्यूमिंग इसकी डायरेक्शन ये है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसा क्या हो रहा है। अच्छा, they're telling you this is a perfectly elastic collision, तो we shall be using the relative speed of approach equal to relative speed of separation वाला फॉर्मूला। जब भी इलास्टिक बता दें तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी कि यू रिमेंबर कि u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, जो आपका इलास्टिक कोलिजन का डिराइव्ड वाला फॉर्मूला है। इसमें देखो मासेस भी नहीं दिए हुए हैं, तो दिस विल बी अप्रोप्रिएट अप्रोच। तो इसके लिए सबसे पहले तो 1 2 ये मार्क कर लेते हैं, तो लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, एंड सिमिलरली x वाला ऑब्जेक्ट 1 इसमें भी रहेगा और ऑब्जेक्ट 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ पुटिंग इन थिंग्स मेक श्योर यू मेक अ कन्वेंशन, क्योंकि ये वेक्टर्स वाला सवाल है, तो कन्वेंशन बना के आप डालोगे। u1 क्या था, u1 अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन 6 सेंटीमीटर, अच्छा मुझे आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही चाहिए तो मैं इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, तो 6 पॉजिटिव डालेंगे। u2 जो था वो जीरो था, सो माइनस जीरो। v2 वो हमें नहीं पता वो क्या है, v1 हमें पता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन दैट इज पॉजिटिव, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, अब हम इधर पॉजिटिव डाल रहे हैं। इफ वी डू द कैलकुलेशन तो हमारे पास v2 आएगा एज 6 plus 2 which is equals to 8 centimeter per second, and therefore the option, the answer should be D। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन, अभी तक इसमें कुछ खास मुश्किल सवाल नहीं आए हैं, 13 शुरू होगा तो वो वहां से मुश्किल चीजें थोड़ी सी शुरू। अच्छा, व्हाट इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द फोर्सेस इन ए कपल, तो कैन यू गाइस आंसर दिस, कौन सी ऐसी चीज है विच इजंट a necessary requirement for the forces in a couple? तलहा says B, बाकी सब बच्चे क्या बोलेंगे, इतना शाय ना हो। ठीक है जी, यू गाइस कैन आंसर, अगर डायरेक्ट में करना चाहते हो डायरेक्ट में कर दो, दिस इज अ सेशन फॉर यू, शुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। अच्छा जी, ठीक है, हम है। अच्छा, सो कपल सबसे पहले याद कर लो, कपल क्या था, कपल जो थी वो दो ऐसी फोर्सेस थी जो ऑपोजिट इन डायरेक्शन थी, वो बेसिकली वो फोर्सेस थी जो एक टॉर्क बना दी। तो द फोर्सेस मस्ट बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है जी, दे मस्ट एक्ट एट अ डिस्टेंस, दे मस्ट बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है जी,
और उन दोनों की पैरेलल लाइंस ऑफ एक्शन होनी चाहिए। मतलब अगर एक एफ ऐसी है तो दूसरी एफ उसके ऑपोजिट पैरेलल होनी चाहिए, दूर किसी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट होने चाहिए। दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, वेरी नेसेसरी। दे एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइंस, दैट इज आल्सो नेसेसरी। इनको दूर होना बहुत जरूरी है। दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, अगेन वेरी जरूरी, ये कपल्स की डेफिनेशन है। दे प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट फोर्स, तो हमें इधर नजर आएगा कि जो कपल होता है उसकी रिजल्टेंट फोर्स कभी नहीं होती। अगर ये एफ ऊपर की तरफ है सो लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव एफ, और ये एफ अगर नीचे की तरफ है तो लेट्स से दिस इज अ नेगेटिव एफ। एफ माइनस एफ जीरो, टॉर्क का सॉरी कपल का कभी नेट फोर्स नहीं होता। दे प्रोड्यूस रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। अक्सर और बेशतर में ही मिलेगा कि उनकी जीरो रिजल्टेंट फोर्स आती है, सो दैट शुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, इनका मोमेंट होता है, इनका टॉर्क होता है, यू हैव ऑलवेज हैव अ टॉर्क। ठीक है, जो तो डिस्टेंस डी से सेपरेटेड होंगी, आप फोर्स इनटू डी से करके क्या कर सकते हो, यू कैन वर्क आउट व्हाट इज द टॉर्क, और डायरेक्शन आपको नजर आ रहा होगा इस केस में ये क्लॉकवाइज जाएगी। ठीक है, अच्छा। A box of length 12 centimeter and weight 0.43 Newton is placed on a horizontal table with the greater part of its length overhanging the edge of the table. The edge of the table acts as a pivot. अच्छा, बॉक्स है, ठीक है, बोल रहे हैं ये बॉक्स है हमारे पास ऐसा, 0.43 इसका वेट है, लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है, मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरी बात जो बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बता दें, द एज ऑफ द टेबल एक्ट्स एज पिवट, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है दिस इज बेसिकली व्हाट यू गोइंग टू बी टेकिंग एज योर पिवट फॉर अप्लाइंग मोमेंट्स। ठीक है जी, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉक्स इज एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, तो ये बोल रहे हैं कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी ज्योमेट्रिक सेंटर पे है, यानी वेट जो है बॉक्स के बिल्कुल बीच में से एक्ट कर रहा है, यानी ये 0.43 न्यूटन यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में से एक्ट कर रहे हैं बॉक्स के। अच्छा, to balance the box, a uniform sphere of diameter 2.4 centimeter is placed inside the box. अच्छा, अब या तो एग्जामिनर ये बोले द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉक्स इज एक्स ज्योमेट्रिक सेंटर, तो वो ये बता दे कि ज्योमेट्रिक सेंटर पे है, या फिर वो सिर्फ ये लफ्ज लिख दे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे है, तो अगर स्फेयर को यूनिफॉर्म बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्फेयर का वेट भी उसके ज्योमेट्रिक सेंटर में से एक्ट करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा। एंड बोला हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है हमें, टचिंग वन एंड एज शोन। assume that the forces acting on the box are in the plane of the diagram. What is the minimum mass of sphere that is needed to maintain the system in equilibrium? तो they're asking you इसका मास क्या रखें ताकि हम इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस है, दो कंडीशंस क्या है, एक कंडीशन है नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और दूसरी कंडीशन क्या है, नेट मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, वी आर नॉट बी गोइंग टू बी यूजिंग दिस, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें सारी फोर्सेज नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट्स द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ओवर हियर, वी डोंट नो व्हाट्स द फ्रिक्शन ओवर हियर, तो हम अप्लाई करेंगे मोमेंट वाली केस सिनेरियो, ताकि हम क्या करें, हम पिवट उठा के रख दें इधर उन फोर्सेस पे, यानी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमने पिवट उठा के रख दिया, हमने फ्रिक्शन वाली फोर्स पे पिवट उठा के रख दिया, ताकि क्या हो, हमें उनके मोमेंट्स लेने पड़े। अब हम सिर्फ इन दोनों को इस्तेमाल करके हम मास निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वी शैल बी यूजिंग दी मोमेंट वाली अप्रोच। अच्छा, मोमेंट वाली अप्रोच में इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा लेते हैं, द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है जी, अच्छा। नाउ दिस सेड यू, दे टोल्ड यू दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉक्स इज एट ज्योमेट्रिक सेंटर, तो इसका मतलब ये है कि बॉक्स का जो ये 0.43 न्यूटन का वेट है वो इस एंड से 6 सेंटीमीटर दूर है, बिकॉज वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे है। ठीक है जी, अच्छा ना, अगर हम पिवट से लेना चाहें डिस्टेंस तो 6 सेंटीमीटर में से ये 2.4 निकालना पड़ेगा, तब इसका इस वाली फोर्स का मोमेंट आर्म आएगा। ठीक है जी, दूसरी बात ये देख लेते हैं ये किस डायरेक्शन में है, सो वी कैन सी दैट दिस इज इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये अगर लेके घूमेंगे तो पिवट के अराउंड हम यू घूमेंगे, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आ जाता है, वो आ जाता है 0.43, दैट्स द फोर्स, और उसका मोमेंट आर्म 6 सेंटीमीटर में से 2.4 सेंटीमीटर हम निकाल लेते हैं, सो 6 माइनस 2.4 एंड देन कन्वर्ट भी कर लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बना लेते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू द क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट्स हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट्स हमारे पास ये वेट यूं जा रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, ये एक्ट कर रहा है स्फेयर के सेंटर से, तो इसका मोमेंट आर्म डायमीटर का आधा यानी रेडियस होगा, विच इज गोइंग टू बी 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है नी, तो हम जो है वो वेट, अच्छा हमें क्या कहा है, हमें बोला है मास निकालने, तो मैं इसका वेट लिख रहा हूं mg, यानी m एंड देन 9.81, ये इसका वेट हो गया, एंड देन
जो है लेट्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म, सो 1.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, सीम्स लाइक तलहा ने जो है वो हमें आंसर दे दिया है 10⁻², 10⁻² कैंसिल, और फिर 0.43, देन 6 - 2.4 and then divide by 9.81 and then divide by 1.2. That shall be giving you your mass. So we are getting 0.066. Try to remember something else. Take a second, I have to check this. 0.066. I want you guys to do this calculation again. It must be something else. Actually, that's your guess. Acha, acha. So 0.43 into 6 minus 2.4, then divided by 9.81 and then 1.2. And that is working out to be mass आपका आ जाता है 0.1. That is kgs. ठीक है जी, so that is that. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो. कोई प्रॉब्लम्स हो तो डू लेट मी. अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास ये है an object is suspended by two ropes. One rope has a tension of 410 newtons at the angle of 60 degree to the horizontal. The other rope has a tension of 210 newtons at an angle of 10 degree to the horizontal. The object is in equilibrium. What is the mass of the object? तो object जो है वो हमारा equilibrium में है. हमसे पूछ रहे हैं भाई आप हमें mass निकाल के दे दो object का. अच्छा, object in equilibrium, let's use net force must be equal to 0. एंड देन कन्वीनियंटली आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो दो हिस्सों में. नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी 0, एंड आल्सो द नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 0. अच्छा, हमसे कह रहे हैं मास निकाल दो. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं मास कैसे निकलेगा. हमें पता है ये वेट होगा नीचे की तरफ, देन ये दो टेंशंस हैं, इनके कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे जो इस वेट को कैंसल आउट कर रहे होंगे. सो लेट्स वर्क आउट द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ बोथ ऑफ देम. सो एक ये जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, ये एंगल के ऑपोजिट आता है यहाँ पे, इसको मैंने उधर बनाया है, तो दिस इज द ऑपोजिट कंपोनेंट. सो 410 sin 60 ये हो गया, एंड देन दिस वन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये 210 sin 10. ठीक है, सो दिस वन is 210 sin 10. And what do we know? The upward forces are equal to the downward forces. जब भी तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, so 410 sin 60 प्लस 210 sin 10, ये दोनों आपकी अपवर्ड फोर्सेस है एंड वेट आपका डाउनवर्ड्स है. हमें मास ढूंढना है, तो मैं मास इनटू 9.81 करके लिख रहा हूँ. ये कैलकुलेट करके एंड देन वी कैन डिवाइड बाय 9.81 टू गेट आवर मास. ठीक है, अगेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट रिक्वायर्ड सम resolution, nothing more than that. So we are getting a 39.91 kg, and that works out to be an answer of 40 kg. ठीक है जी. अच्छा, the next questions will take a bit of time. ठीक है जी, क्लास रीस्टार्ट होने वाली है. आई एम रीस्टार्टिंग द जूम आईडी इसी आईडी पे. ठीक है जी, सो यू कैन यूज द सेम लिंक टू ज्वाइन बैक अगेन. फिर हम जो है इस पेपर को फिर कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, क्लास इसी आईडी पे दोबारा से रीस्टार्ट हो. अच्छा, next question. A solid cube is floating in equilibrium in liquid mercury. The cube is made of iron of density 7900 kilogram per meter cube. ठीक है, the cube floats with 42% of its volume above the surface of the mercury. What is the density of mercury? अच्छा, now एक solid cube है which is floating in equilibrium in liquid mercury. Now how do things float? We need to keep that in mind. वो कैसे हो रहा होगा हमारे पास? तो वो हमारे पास जो है वो ऐसे हो रहा होगा कि वी विल बी हैविंग बकेट और समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा है हमारे पास. ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव सम मर्क्यूरी पुट इन, कुछ मर्क्यूरी है हमारे पास, एंड देन हमने कोई एक सॉलिड क्यूब जो है ऑफ आयरन हमने उठा के इसमें डाला है. सो वी हैव पुट इन सम आयरन क्यूब ओवर हियर. ठीक है जी, इसको इसके अंदर डाला एंड नाउ इट्स फ्लोटिंग. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग? फ्लोटिंग का प्रिंसिपल ये है कि जो वेट होता है, जो हमारा वेट होता है, दैट इज इक्वल टू दी अपथ्रस्ट जो उस पे एक्ट कर रहा है, और जब भी वो अपथ्रस्ट और वेट कैंसिल आउट करके क्या कर रहे होते हैं,
ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में लाते हैं, उसको फ्लोट करने के काबिल कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सो अब जो है दिस इज द केस सिनेरियो, तो अब जरा जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमें क्या पता है? हमें पता है वेट और अपथ्रस्ट जो है वो बराबर होता है, और इसी तरीके से कुछ वर्कआउट करके डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी निकालने की कोशिश करते हैं। सो वी नो दैट द वेट विल बी इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट। अच्छा, नाउ वेट कैसे खोल सकते हैं? वेट खोल सकते हैं यूजिंग mg। अपथ्रस्ट कैसे खोल सकते हैं? इट कैन बी ओपनड अप बाय रो AHG। ठीक है जी। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग AH, क्योंकि मुझे एरिया और हाइट नहीं दी हुई, मुझे वॉल्यूम का पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, तो एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट गिव्स अस वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख रहा हूं? मैं इसको रॉ VG लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने एरिया और हाइट मल्टीप्लाई करके V ले आया ताकि मैं वॉल्यूम में ही डील कर लूं। व्हाट डू वी सी? हमें यहाँ पे नजर आ रहा है G और G कैंसिल हो जाएगा, एंड बाकी हमें क्या नजर आ रहा है? हमें ये नजर आ रहा है कि मास विल इक्वल्स टू रॉ V। इस तरह से हमने ये बना ली कहानी। अच्छा, मास किस चीज का है? मास होगा ऑब्वियसली आपके आयरन का, जो भी आपने ये क्यूब डाला उसका मास है। अच्छा, रॉ किस चीज का है? रॉ होता है, ये अपथ्रस्ट के फॉर्म में रॉ होता है फ्लूइड का, यानी ये रॉ होगा मर्क्यूरी का। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा उस क्यूब का जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है वो वाला वॉल्यूम होगा। सो लेट्स टेक दैट वॉल्यूम। वो ये बोल रहे हैं क्यूब फ्लोट्स विद 42% ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अबव द सरफेस है वो 42% है, यानी बिलो द सरफेस कितना होगा? वो होगा 58%। सो दैट बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज 58% of the original volume that is causing the upthrust. So that is 0.58, 58% is 0.58 and then V. ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हमें रो F ढूंढना है, हमें मर्क्यूरी का वो ढूंढना है। सो दिस शैल बिकम मास अपॉन 0.58 V। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, और ये मास अपॉन वॉल्यूम में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हम आयरन की डेंसिटी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो वी डू सी क्या चीज, this mass upon volume will turn out to be the density of iron, density of iron, and therefore हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 7900 divided by 0.58, and if we do this, so 7900 divided by 0.58 is coming out to be a 13,620। आई थिंक पास्कल्स में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी सॉरी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है। इसको देख लेते हैं। आई बिलीव करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा 14,000 सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू डू दैट। रिमेंबर के इन जो आपकी जो फ्लोटिंग होती है उसमें वेट और अपथ्रस्ट बराबर होते हैं। दूसरी बात ये, अपथ्रस्ट में अक्सर बेशतर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वॉल्यूम वो समझते हैं पूरी चीज का वॉल्यूम। पूरी चीज का वॉल्यूम नहीं होगा, वो सिर्फ उतनी चीज का वॉल्यूम होता है जो पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड है। यू टेक ओनली दैट मच ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज गोइंग टू कॉज द अपथ्रस्ट। जो उससे बाहर होगी वो अपथ्रस्ट कॉज नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, then the diagram shows two vessels P and Q both with sides inclined at 45 degree to the horizontal। दोनों की 45 डिग्री है to the horizontal आपकी sides। Vessel P tapers outwards and vessel Q tapers inwards as shown। Both vessels contain a liquid। The depth of the liquid in the vessels is the same। The liquid in vessel P is twice as dense as the liquid in vessel Q। तो liquid in vessel Q अगर हम कह रहे हैं डेंसिटी रॉ का है, तो ये वाला जो है वो 2 रॉ का है। ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ P अपॉन प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन द बेस ऑफ Q। अच्छा, तो अगर हम प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ले रहे हैं तो हमें जो है वो ये हाइट एज लेनी पड़ेगी। वी विल हैव टू टेक व्हाट द हाइट एज इज, राइट? बिकॉज़ प्रेशर क्या था? प्रेशर था फॉर अ फ्लूइड इट्स रॉ G H। ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज दीज आर टिल्टेड थिंग्स, बट यू नीड टू रिमेंबर कि आप प्रेशर वाले फॉर्मूला में कभी भी टिल्टेड हाइट नहीं लोगे। हमेशा प्रेशर वाले फॉर्मूला में ये वर्टिकल हाइट ही जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कि प्रेशर वाले में, या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो हाइट ले रहे होते हो वो हमेशा वर्टिकल जाती है, राइट? सो दिस हाइट विल ओनली बी कंसिडर्ड वर्टिकल। तो अगर जब तक हमारी हाइट की बात है तो हाइट दोनों की हमें दिख रही है, वो बराबर ही आ रही है वर्टिकल हाइट। तो अगर मुझे दोनों के प्रेशर का वो निकालना है, सो प्रेशर ऑफ पी वो क्या आएगा? वो आएगा, प्रेशर ऑफ पी आएगा, उसकी डेंसिटी 2 रो है तो ये 2 रॉ जी एच हो जाएगा। नीचे वाला प्रेशर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ क्यू हो जाएगा, वो सिर्फ रॉ है तो ये हो जाएगा रॉ जी एच।
एच वर्टिकल लेना है तो कोई 45 डिग्री का हमें कुछ कंसिडर भी करना नहीं पड़ा, रॉ जी एच कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाता है 2/1 एंड दैट इज योर आंसर ए। ठीक है, रिमेंबर प्रेशर वाले फॉर्मूला में हाइट जो है वो क्या होती है, वो आपकी वर्टिकल होती है। ठीक है जी, बस कुछ घुमाने वाला क्वेश्चन था, वैसे तो काफी आसान था ये, नथिंग एल्स इन दिस। अच्छा A motor is used to lift a load vertically upwards. The load has weight W. The motor produces a useful power output P. The load is lifted at constant velocity V. Which expression gives the time taken for the motor to lift the load vertically upwards through a distance D? Okay, now what do we know? We know that power is the rate of change of work. तो अगर मुझे चेंज इन टाइम चाहिए, अगर किसी को वाली नोटेशन समझ नहीं आती तो बेसिकली डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर मुझे चेंज इन टाइम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज इन वर्क को पावर से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, चेंज इन वर्क कैसे खुलेगा, चेंज इन वर्क, वर्क क्या होता है, इट इज दी फोर्स इनटू द डिस्टेंस। फोर्स कौन सी है, हम फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, हम वेट के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो फोर्स हमारी जो है वो वेट जाएगी। डिस्टेंस हम कितना मूव कर रहे हैं वो लिखा हुआ है इधर, आप डिस्टेंस डी मूव कर रहे हो तो वेट इनटू डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय पावर पी, तो हमें नजर आ रहा है कि ये आ गया वेट इनटू डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय पावर पी। अगेन वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं थी। Then they're asking you, a lamp is switched on for 2 hours. The power input to the lamp is 1 watt. The energy given out by the lamp is this much. How much energy is converted to other forms by the lamp? ठीक है, तो no problems. They have given you what is the power. पावर को 2 घंटे में लगा के हम निकाल सकते हैं कितनी एनर्जी हमने लैंप को दी, उसमें से ये लिखा हुआ है कितनी एनर्जी लाइट बनी, तो बाकी की एनर्जी फिर अदर फॉर्म में जा रही होगी। सो लेट्स वर्क दैट आउट। सो नाउ वी रिमेंबर पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। सो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क चाहिए हो, यानी मुझे वर्क चाहिए हो, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा पावर इनटू चेंज इन टाइम से। पावर क्या दी हुई है हमें, 1 वाट दी हुई है। चेंज इन टाइम क्या है हमारा, हमारा चेंज इन टाइम जो है वो 2 घंटे थे। घंटा जो है वो ऐसा यूनिट नहीं होता है, सो 2 hours इंटू 60 minutes इंटू 60 seconds। सो व्हेन वी डू दिस हमारे पास 72 2 into 60 into 60, that is 7200 joules. This is the value that we're getting. 7200 joules कहते हैं, ये हमारे थे एनर्जी जो हमने इनपुट किए, हमने ये इतनी एनर्जी जो है वो इनपुट करी है 7200 जूल्स। इस्तेमाल कितनी हुई, हमने इस्तेमाल करी है तकरीबन तकरीबन 7000 जूल्स हमने इस्तेमाल करी है। तो इसका मतलब क्या है, 7200 में से 7000 जूल लाइट बनाने में चले गए, 200 जूल जो है वो किसी और तरीके से हमारे पास जाया हो गए, कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी बन गए। अगेन प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें भी कुछ मुश्किल बात नहीं थी। An object of mass m is dropped onto the surface of two planets, X and Y, which have no atmosphere. The height from which the object is dropped and the change in gravitational potential energy of the object for each planet are given in the table. तो planet X की height ये थी, उसकी change in gravitational potential delta EI. Planet Y की height जो थी वो ये थी, उसकी change in gravitational potential EI. The acceleration of free fall near the surface of the planet of X is gx. What is the acceleration of free fall near the surface of planet Y? No problem. भाई हमें दिया हुआ है चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इतनी थी और हाइट ये थी। सो अगर हमें याद हो कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mg डेल्टा h। तो अगर हम x की बात कर रहे हैं तो हमारी जो चेंज थी वो डेल्टा E आया। मास ऑब्वियसली एक ही मास m था, उसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो मास m ले लेते हैं। g इसकी अप्लाई कर लेते हैं प्लानट gx की, तो हम gx ले लेते हैं। और डेल्टा हाइट क्या दिया हुआ है, हमें 3 दिया हुआ है। तो ये डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 3mgx। देन दे टेलिंग यू प्लैनेट वाई पे, तो प्लैनेट वाई पे कहानी बोल रहे हैं भाई दैट इज 4 टाइम्स डेल्टा ई, एम वही रहेगा, जी क्या होगी, अब प्लैनेट वाई की जी लगेगी तो मैं जी वाई लिख रहा हूं। एंड देन हाइट क्या थी, हाइट उन्होंने बोली है भाई हमारी 4 मीटर्स की हाइट थी। ठीक है जी। सो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि 4 और 4 यहां से कैंसिल कर देते हैं। सो डेल्टा ई क्या आ रहा है, डेल्टा ई आ रहा है मास जी वाई। ठीक है जी। अच्छा अब हमने क्या वर्कआउट किया, हमने वर्कआउट किया डेल्टा ई 3m जी एक्स भी है, और वो कह रहे हैं जी वाई निकाल दो जी एक्स के टर्म्स में, तो हमें जी एक्स इधर सब्स्टिट्यूट करना है। सो ऐसा करते हैं डेल्टा ई को इस्तेमाल करते हुए ये चीज जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पुटिंग दिस इन ओवर हियर वी आर गोइंग टू गेट 3mgx shall equals to mgy, then m and m cancel, and then gy is working out to be, as you can see, that is working out to be a 3gx. Again straightforward,
नथिंग हार्ड, यूज्ड हैड टू यूज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस पेपर में पता नहीं क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है और रिपीटेड भी है काफी सारे इसमें, सो दैट इज समथिंग दैट्स गोइंग ऑन। बहरहाल अगर कुछ समझ में नहीं आ रही हो, सो यू गाइस कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी, ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। A non-tensile force acts on a metal wire. The wire does not exceed its limit of proportionality. Which two measurements enable the strain of the wire to be calculated? ठीक है, तो स्ट्रेन क्या था, सबसे पहले तो ये याद कर लें, स्ट्रेन जो था वो क्या था, स्ट्रेन वाज डेल्टा एल अपॉन एल। strain was delta L upon L. So what does that mean? It is the extended length upon the unstretched length. ठीक है, यानी ओरिजिनल लेंथ और एक्सटेंडेड लेंथ। अच्छा जी, तो हमें एक्सटेंडेड लेंथ मेजर करनी है और हमें ओरिजिनल लेंथ मेजर करनी है। ठीक है जी, तो द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द वायर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, इसका तो कोई काम नहीं है क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो ये तो गलत है। द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द वायर एंड द एक्सटेंशन ऑफ द वायर, ये सही है, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा। बाकी यंग मॉड्यूलस एक्सटेंशन लिखा हुआ है, यंग मॉड्यूलस अनस्ट्रेच्ड लेंथ लिखा हुआ है, अगेन नॉट ऑफ एनी यूज, कोई फायदे के नहीं हमें। अच्छा, then this one, a wire is extended by different forces. The wire obeys Hooke's law. A graph is plotted to show the variation of a y quantity with a quantity x. What could x and y represent? सबसे पहले तो ये जो है ग्राफ का शेप देखें। ठीक है जी, आपके कोर्स में कुल मिला के मेरे ख्याल से 4 से 5 जो है वो ग्राफ के शेप्स हैं। कौन कौन से, एक तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा शेप, दैट इज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, that means that y will be directly proportional to x. ये तो सबको समझ में आता है, y shall be directly proportional to x in this case। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास, इसके अलावा आपके कोर्स में जो है वो और क्या है। अच्छा, अब ये लाइन हो सकता है ऐसी हो सकता है ऐसी हो सकता है इट माइट बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके पास ये हो सकता है कि मे बी यू हैव ए पैराबोला, यानी हमारे पास क्या हो, हमारे पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो, दैट मींस वी माइट बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला जो है वो u बनता है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वाला देख रहे हैं तो पॉजिटिव वाला सिर्फ u बनेगा, और अगर हम जो है वो इसका मिनिमम तो देख लिया, अगर हम इसका मैक्सिमम भी देख लें तो मैक्सिमम वाला जो है वो u बनेगा, लाइक दिस। ठीक है जी, इसके अलावा क्या आपके कोर्स में, इसके अलावा आपके कोर्स में ये है कि यू शुड आल्सो बी नोइंग या बी फेमिलियर विद कौन सा केस सिनेरियो, द केस सिनेरियो ऑफ y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब इस दफा x की जगह y पे स्क्वायर है, तो ये जो पैराबोला बनता है ये बनता है y एक्सिस में। अब y एक्सिस में पैराबोला कैसे बनेगा, y एक्सिस में पैराबोला इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। सो अगर पॉजिटिव रीजन में देख रहे हो तो सिर्फ हमें जो है वो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, और आपको इधर नजर भी आ गया होगा ये ग्राफ जो है वो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाले ग्राफ के मुताबिक है। ठीक है जी, सो यानी दैट मींस वी आर लुकिंग फॉर दिस रिलेशनशिप y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अब आंसर्स देख लेते हैं भाई, कौन सा हमें y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कह रहा है। ठीक है जी, अच्छा, द फर्स्ट वन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सटेंशन। तो लेट्स सी इफ वी नो सम फार्मूला जिससे जो है वो ये चीज डिराइव हो सकती है। आई नो दैट देयर इज अ फार्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, बल्कि दो फार्मूला है, कौन कौन से, हाफ एफ एक्स है, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, या फिर हमारे पास हाफ इंटू स्प्रिंग्स कांस्टेंट इंटू एक्सटेंशन स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा, मसला क्या है, फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, राइट, फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, जैसे मैं खींचता जाऊंगा फोर्स बढ़ाता जाऊंगा एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, राइट, बट दिस थिंग द स्प्रिंग्स कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, राइट, द स्प्रिंग्स कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको हटा के मैं स्प्रिंग्स कांस्टेंट वाला ले रहा हूं। वो क्यों कर रहा हूं वो भी नजर आ जाएगा। तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि ये हाफ और के दोनों कांस्टेंट है। तो जब मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शैल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मेरे पास ये आ जाएगा। अब देख लो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने एक्स एक्सिस प्लॉट करी है, एक्सटेंशन जो है हमने वाई एक्सिस प्लॉट करी है, सो बेसिकली एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे है, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, यानी यही वाला होगा व्हिच इज गिविंग अस दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हो, आपको क्या पता है एक्सटेंशन और फोर्स का कौन सा फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू के, उसके हिसाब से क्या बनता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, राइट। क्या बोल रहे हैं, हमने फोर्स को y एक्सिस में डाला हुआ है, x को x एक्सिस में डाला है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ। अगर इन दोनों क्वांटिटीज का ग्राफ बनाते तो आपके पास क्या होता, आपके पास स्ट्रेट लाइन आती। ठीक है, सिमिलरली जब फोर्स, जब उन दोनों को फ्लिप कर दो, यानी अगर मैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y वाला ग्राफ बनाऊं तब भी स्ट्रेट लाइन आती। तो दीज टू कैन नॉट गिव अस कर्व्स। और एक्सटेंशन और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वही सवाल, बस ये देखना है इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
एक्स एक्सिस पे थी, राइट। दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाज इन द एक्स एक्सिस, नीचे वाले में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस है। तो क्या होता, तो ये होता कि आपको क्या पता है, आपको पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। वो बोल रहे हैं भाई हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को वाई एक्सिस पे डाल रहे हैं और एक्सटेंशन को हम डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर, नीचे वाला वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका ग्राफ बनता तो फिर ये पैराबोला बनता ऐसा वाला, ठीक है। सो ये जो है आपके कोर्स में कुछ ग्राफ्स हैं, लीनियर वाले ग्राफ्स हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स हैं, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ग्राफ है, और एक और टाइप ऑफ ग्राफ भी है। वो कौन सा है, वो ये है, दैट इज द रेसिप्रोकल ग्राफ। रेसिप्रोकल ग्राफ क्या है, रेसिप्रोकल ग्राफ ऐसा है जिसमें y is inversely proportional to x। तो ये वाले कुछ ग्राफ्स हैं, यू कैन मेमोराइज देम, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप इनको याद कर लो, ठीक है। याद जब कर लोगे फिर इक्वेशंस आप वर्कआउट करके उसमें से कांस्टेंट्स हटा के आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा के डिड्यूस कर सकते हो कैसी शेप होगी आपके ग्राफ की, ठीक है। सो हम इस तरह से इसको वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, a wave pulse moves along a stretched rope in the direction shown, which diagram shows the variation with t of the displacement s of the particle p in the rope. Now a lot of the people will do this question wrong. आपको इसमें क्या समझना है, इसमें ये समझना है कि जब ये इसमें से जाएगी वेव, तो पहले ये पार्टिकल p क्यों क्या होगा, पहले ये पार्टिकल p ये एनकाउंटर करेगा, यानी पार्टिकल p ऊपर जाएगा। देन फिर क्या होगा, देन ये होगा कि पार्टिकल p फिर इट विल मूव हॉरिजॉन्टली। तो पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, देन इट विल मूव हॉरिजॉन्टली, देन फिर ये नीचे जाएगा, एंड देन इट विल इवेंचुअली कम बैक अप, ठीक है। तो पहले क्या होगा, यानी अगर मैं टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो टाइम के साथ ग्राफ क्या बनेगा, पहले मैंने ऊपर जाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू गो अप, देन आई नीड टू गो हॉरिजॉन्टली, देन आई नीड टू गो हॉरिजॉन्टली, देन आई शैल बी गोइंग डाउन, देन आई शैल बी गोइंग डाउन, एंड देन आई विल बी गोइंग अप, वापस से जीरो पे, तो मैं वापस से ऊपर से जीरो पे आ गया, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम में थोड़ा सा फर्क होता है। अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें सीआई वाले ऑब्जर्वेशन ज्यादा चेक कर रहे थे कॉन्सेप्ट से ज्यादा। सो जस्ट मेक श्योर यू रियलाइज कि वेव जब पास करती है किसी चीज से, तो जो पहले वाले पॉइंट्स होंगे वो डिस्प्लेसमेंट अक्वायर करेगा वो पार्टिकल, ठीक है। अच्छा जी, which statement about progressive waves and longitudinal waves is correct? I want you guys to answer this. Question number 23. Which statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को सही लग रही है इन चारों में से, ए बी सी डी में से? ओके, मनाहिल से, मनाहिल हैज गिवन अस एन आंसर। अच्छा, और किसी को नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, तो द आंसर टू दिस इज, अच्छा और आंसर आया है, मुसब सेज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, सो जो आंसर मिला है हमें, वो एक करेक्ट आंसर मिला है, एंड दैट इज बी, द आंसर इज बी, ठीक है जी। बी क्यों है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट कैंसिलिंग आउट। पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव हैव फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पोजीशंस बट दोज इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट। ऐसी कोई कहानी नहीं होती। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों ऐसी वेव्स हैं विच प्रोग्रेस अलोंग, मतलब वो यूं चलती भी जाती हैं, उनमें कोई ऐसा फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होती, मतलब उनमें नोड्स या एंटी नोड्स वाली कहानी नहीं होती है, वो स्टेशनरी वेव्स की कहानी है, ठीक है जी। तो प्रोग्रेसिव वेव्स चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, वो ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। अगर वो प्रोग्रेसिव हो, अगर दोनों में से स्टेशनरी लिखी होती तो स्टेशनरी काम करती है। देन ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड व्हाइल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट। अच्छा, तो पोलराइजेशन क्या होती थी, पोलराइजेशन ये होती थी कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, क्योंकि अब जैसे अगर हम 2D डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें तो हम यूं बना देते हैं कि पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको 3D प्लेन में देखेंगे, तो 3D प्लेन में अगर मैं आपकी आंख जो हूं वो इस डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के बिल्कुल सामने रख दूं, राइट, दिस इज योर आई ओवर हियर,
सो इफ आई पुट इट ओवर हियर, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको ये नजर आएगा कि एक डॉट है, ये आ रहा है आपकी तरफ, एंड देन इस पे पार्टिकल्स जो है वो ऊपर नीचे जा रहे होंगे फॉर अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है नहीं। बट हु हैज टोल्ड यू कि सिर्फ ऊपर नीचे जाएंगे? अगर उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी परपेंडिकुलर टू योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सो दैट मींस ऊपर नीचे भी जा रहे हैं जब भी परपेंडिकुलर है, राइट लेफ्ट जाएंगे जब भी परपेंडिकुलर है, ये भी ट्रांसवर्स वेव है। यूं यूं जा रहे हो तो भी ये क्या होगा, आपके पास परपेंडिकुलर दे रहे हैं आपको मोशन, और अगर यूं यूं जा रहे हैं तो भी परपेंडिकुलर मोशन दे रहे हैं, ठीक है। सो ट्रांसवर्स वेव्स में सिर्फ ये हो सकता है कि पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट इन मेनी मेनी डायरेक्शंस दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशंस कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशंस होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल आगे जाएगा, पार्टिकल पीछे आता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसके अंदर इसके पास कोई और तरीका नहीं है कि ऊपर नीचे कहीं और जाए, कोई और मोशन दिखाए, ये सिर्फ आगे पीछे ही जा सकता है, यानी पैरेलल टू आवर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ही जा सकता है। सो दिस थिंग इज रिटन करेक्टली। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स ट्रांसफर एनर्जी बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट, नहीं, जब तक प्रोग्रेसिव है वेव वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी। सो ये रॉन्ग हो गया। टू सोर्स इंटरफेरेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद ट्रांसवर्स वेव्स बट नॉट विद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नहीं, टू सोर्स इंटरफेरेंस लाइट के साथ भी की जा सकती है, टू सोर्स इंटरफेरेंस साउंड के साथ भी की जा सकती है जो लॉन्गिट्यूडनल है। सो अगेन दिस इज आल्सो ए रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, देन a miniature loudspeaker initially at rest falls vertically from a window in a high building. When the speaker has fallen a distance of 10 meters, it emits a very short pulse of sound of constant frequency 256 Hz in all directions. ठीक है जी? So yeah. The pulse of sound traveling at a speed of 330 meter per second is heard by a person leaning out of the window. Air resistance is negligible. What is the frequency of the pulse of sound heard by the person? ठीक है, तो क्या है, एक लाउड स्पीकर गिर रहा है और उस पे फिर एक बंदा जो है उसको कैसी आवाज सुनाई दे रही है, तो बेसिकली इट्स अ डॉपलर इफेक्ट का सवाल, ठीक है। यानी वी आर वांटिंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय द हियरर given that Doppler effect applied. ठीक है, so FO will equals to V upon V plus minus VS FS. ठीक है, VS source frequency, VV speed of sound in air, FS source frequency, FO observed frequency. ठीक है, तो हुआ ये कि ये एक बिल्डिंग थी, दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ अ बिल्डिंग, और इसकी खिड़की में से क्या हुआ है, इसकी खिड़की में से ये हुआ है कि किसी ने स्पीकर उठा के नीचे फेंक दिया, ठीक है, स्पीकर गिर गया है नीचे। तो ये स्पीकर जो है वो नीचे गिर रहा है। अच्छा, से पहले बोलते हैं स्पीकर जो था किसी ने बाकायदा ड्रॉप किया है, तो इनिशियली एट रेस्ट पे था, इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, यानी उसकी स्पीड पहले 0 थी। देन स्पीकर जो है वो 10 मीटर बाद नीचे गिरता है, सॉरी 10 मीटर तक नीचे गिरता है, तो यानी कुछ डिस्टेंस वो गिरा है जिसको कह रहे हैं वो 10 मीटर गिरा है। So it has fallen a distance of 10 meters. And then वो फिर 256 हर्ट्ज की साउंड बनाना शुरू कर देता है in all directions. The pulses of sound traveling is heard by a person leaning out of the window. तो एक बंदा जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है विंडो में, is some person over here, और ये स्पीकर जो है जो साउंड प्रोड्यूस हो करता है वो वापस से फिर ऊपर की तरफ ट्रैवल करके क्या होती है, इस बंदे के कानों में आके लगती है, ठीक है ना। What do we see? This is a separation वाला केस, स्पीकर नीचे गिर रहा है, पर्सन स्टेशनरी है, so this is a separation वाला केस। सेपरेशन में you will take V upon V plus VS, ठीक है, सेपरेशन में you will take V upon V plus VS, माइनस वाली is for अप्रोचिंग के लिए। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें V पता है दैट इज 330, ये वाला V भी पता है, FS भी हमें पता है दैट इज 256, हमें ढूंढना है VS। VS कहां से आएगा, यानी हमें सोर्स की वेलोसिटी चाहिए है। They have given you the rest velocity, they have given you the distance. I feel like we can use kinematics and find out what the final velocity over here is, ताकि हम इधर source frequency में उठा के डाल सके। तो kinematics कैसे डालेंगे, हमें final velocity चाहिए, हमें initial velocity दी हुई है, हमें distance दिया हुआ है, हमें बाकी ये भी पता है कि gravitation acceleration 9.81 होती है downwards, ठीक है। तो एक काम करते हैं, convention बनाते हैं, and then let's use the third equation, v square equals to u square plus 2as. बाय दी थर्ड इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता है, और टाइम का कोई लेना देना नहीं है, तो टाइम वाली कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। वी स्क्वायर यू स्क्वायर जो था वो 0 स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन 9.81 डाउनवर्ड्स हमने पॉजिटिव बोला है, सो 9.81 पॉजिटिव, डिस्टेंस हमारा 10 मीटर्स डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, सो 10 इधर आ गया। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 2 into 9.81 into 10 and then 4 under root,
2 into 9.81 into 10, and then you under root the whole thing. That is working out to be a velocity, a source velocity of 14 meter per second. That is our source velocity. ठीक है, तो सोर्स वेलोसिटी ये आ रही है, हमारी स्पीड ऑफ साउंड डाल लेते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 330 अपॉन 330 प्लस 14, सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या थी, सोर्स फ्रीक्वेंसी 256 थी, ये अब हम डाल लेते हैं, हमारे पास सब कुछ जो है वो आ गया, एंड वी कैन वर्क आउट व्हाट आर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज कमिंग आउट टू बी, एंड इफ वी डू द कैलकुलेशन, तो दिस इज वर्किंग आउट टू बी ए 245.6 हर्ट्ज, which means आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 246 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा, then two electromagnetic waves have wavelengths 5 into 10 power minus 7 meters and 5 into 10 power minus 2 meter in a vacuum. Which row identifies the regions of electromagnetic spectrum to which the waves belong? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सवाल हर पेपर में आया हुआ है, पेपर 1 के, क्योंकि हमेशा आता है, ये चीज रट्टा लगा के जानी है अगर पेपर 1 में 1 मार्क चाहिए। अच्छा, आपको वेवलेंथ्स दी हुई है, कह रहे हैं कौन सी किसके साथ करस्पॉन्ड कर रही है, तो जरा याद कर लेते हैं हमने क्या याद किया हुआ है, हमने याद ये किया हुआ है कि 10 टू द पावर -3 से लेके, सॉरी 10 टू द पावर 3 से लेके 10 टू द पावर 0 तक हमारा एक है जिसको हम रेडियो कहते हैं, देन हमारा 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर -3 है जिसको हम माइक्रो कहते हैं। किस चीज के हैं ये, लैम्डास है, दीज आर द लैम्डास। देन हमने क्या किया, हमने याद किया हुआ है 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -6 हमारा इंफ्रा है। देन हमने याद किया हुआ है 10 टू द पावर -6 पे हमारा विजिबल का है। देन हमारा 10 टू पावर -6 से लेके 10 टू पावर -8 तक हमारा अल्ट्रावायलेट है। देन एक्स रेज आर 10 टू पावर -8 टू 10 टू पावर -10 एंड 10 टू पावर -10 से लेके 10 टू पावर -12 तक हमारे पास क्या है, हमारे पास गामा। ठीक है, नाउ हाउ डू यू रिमेंबर दिस, पहले पहले 3 के गैप से, विजिबल लाइट से पहले तक के 3 के गैप से, एंड देन विजिबल लाइट के बाद 2 2 के गैप शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। अच्छा, हमें क्या बोला है, 5 into 10 power -2, तो 5 into 10 power -2 मेरे हिसाब से तो इस रीजन में आ रहा है वो 10 to the power -2, सो दैट मींस इट शैल बी ए माइक्रोवेव इधर से। तो ठीक है, तो माइक्रोवेव होगी, और बस ये देख लेते हैं, विजिबल और अल्ट्रावायलेट में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होगी, 10 to the power -7 लिखा हुआ है ना, हमारी तो नेचुरल टेंडेंसी होगी हम 10 to the power -7 अल्ट्रावायलेट में करके आ जाए, ठीक है, बट थोड़ा सा जरूर चेक करके आ जाएंगे कि ऐसा ना हो कि ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट जहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे मिल रहे हैं, उधर ये बात ना आ जाए। ठीक है, तो विजिबल की मैंने आपको जो है वो 2-3 बातें और बताई हैं, उसमें से ये बताया है कि रेड जो है वो बेसिकली इज अ 780 नैनोमीटर, ग्रीन जो है वो क्या है, वो 500 नैनोमीटर, सॉरी 550 नैनोमीटर, उसकी याद कर ले, और ब्लू जो है वो क्या है, ब्लू आपकी इज 450 नैनोमीटर। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये 5 into 10 power -2 को जरा नैनोमीटर, 5 into 10 power -7 को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, so 5 into 10 power -7 will basically become 500 into 10 to the power -9, which means it is a 500 nanometers। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी तक विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में है, ये अल्ट्रावायलेट में गया नहीं है। ठीक है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी माइक्रोवेव एंड देन विजिबल लाइट वाला। ठीक है, बिकॉज हमारा 500 - 9 ये ग्रीन से भी छोटा आ रहा है, दैट मीन्स ये अभी विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में है, अभी अल्ट्रावायलेट में गया नहीं। सो विजिबल लाइट एंड माइक्रो, ये कैसे होगा सवाल, प्योर रट्टा है, इसमें और कोई आपके पास जो है वो टैक्टिक नहीं है विच यू कैन अप्लाई। अच्छा, then this one, अच्छा, the wavelength of sound in air may be determined by using stationary waves. In one experiment, a loudspeaker produces a sound wave of constant frequency, which is reflected back along its original path by a metal plate approximately 1 meter away. A microphone connected to a cathode ray oscilloscope is moved between the loudspeaker and plate to identify regions of high sound intensity and low sound intensity quiet spots. The wavelength of sound is determined using the least possible number of measured quantities. Which row shows the quantities that are needed? अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कोई ना कोई हमारे पास लाउड स्पीकर रखा हुआ है, उसमें से हम वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब क्या होता है, यू शुड रिमेंबर, लाउड स्पीकर पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, अब उधर से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और किसी प्लेट पे से रिफ्लेक्ट होके क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट करके ये वेव्स जो है वो वापस आ रही हैं। रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे हमेशा नोड होगा एंड देन देयर बेसिकली रिफ्लेक्टिंग, तो हो क्या रहा है, वी आर फॉर्मिंग अ स्टेशनरी वेव, वी शैल हैव एंटी नोड्स एंड नोड्स। तो नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, देन दिस इज अ नोड,
this shall be a node, this shall be a node, and this shall be a node. And then similarly maximum displacement और amplitude होंगे, anti nodes होंगे. अच्छा, now what are they saying? You need to measure the wavelength using the least possible number of measurements. So what do you need to remember? दो चीजें हैं stationary waves में आपको याद रखनी है. एंटी नोड टू एंटी नोड क्या होता है? दैट इज बेसिकली अ डिस्टेंस ऑफ हाफ लैम्डा. ठीक है, एंटी नोड से एंटी नोड ये आधी वेव गुजर जाएगी आपकी. और अगर हम नोड से नोड की बात करें तो नोड से नोड भी आधी वेव गुजरती है. सो नोड टू नोड भी आपका हाफ लैम्डा होता है. ठीक है जी, अब देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा हमें. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अगर हम मेजर करें तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अगर हम मेजर कर लें तो हमें साथ वेलोसिटी भी चाहिए होगी ताकि हम v डिवाइडेड बाय f करके क्या कर सकें, लैम्डा निकाल सकें. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी मेजर करें उसके साथ हमें स्पीड ऑफ साउंड भी मेजर करनी पड़ेगी. ठीक है. अब ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी और साउंड वाला. अगर हम मीन सेपरेशन ऑफ क्वाइट स्पॉट्स यानी मतलब हम नोड 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 के बीच में डिस्टेंस ढूंढने, मतलब इन दोनों नोड्स के बीच में डिस्टेंस ढूंढने, इस दोनों नोड्स के बीच में डिस्टेंस, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढने, तो वो क्या होगा, वो हाफ लैम्डा के बराबर होगा. तो बाय फाइंडिंग आउट द मीन सेपरेशन फिर उसको हाफ लैम्डा के इक्वेट करके वी कैन फाइंड आउट लैम्डा डायरेक्टली. हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी. तो आई बिलीव द आंसर शुड बी जस्ट डी बाय जस्ट यूजिंग दिस थिंग. बाकी दो चीजें हमें जरूरत नहीं. ठीक है, बस जस्ट हम ये मेजर कर लेंगे, हमें हाफ लैम्डा पता चल जाएगा. ठीक है. अच्छा, two progressive waves meet at a fixed point P. The variation with time of displacement of each wave at point P is shown. The two waves superpose at P. What is the resultant displacement at time T equals to 0.38 seconds? So 0.38 seconds बोल रहे हैं, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38. यानी इधर बोल रहे हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि आपने क्या करना है, आपने अलजेब्रिक सम ले लेना है. जो भी आपकी इंडिविजुअल वेव्स हैं उनका आपने डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम ले लेना है. तो 0.38 सेकंड्स पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो आ रही है 0.4, राइट. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. और ये क्या आ रही है, -1.2 -1.4. तो अब अलजेब्रिक सम अगर लूंगा सो -1.4 plus 0.4 that works out to be a -1 centimeter. So that means मेरा resultant amplitude क्या होगा, वो होगा -1 centimeter. Pretty straightforward. Then question number 28. Again, I would like you guys to give this a try. So yes, जो आंसर्स आए हैं वो सही आए हैं. The answer is C. A wave bounces back from a surface. That is not a condition. A wave passes from one medium. ये refraction हो जाएगी. Waves from two identical sources are superposed. ये superposition है. ये आपका सही है. Diffraction requires you to pass through a narrow slit or edge. ठीक है. अच्छा, now this one. A lot of people don't know कि इन सवालों को कैसे करेंगे. Light of a single frequency is incident on a pair of narrow slits that are 0.10 millimeter apart. So that means हमें नजर आ रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. ये जो स्लिट्स की जो सेपरेशन है वो दी हुई है 0.10 मिलीमीटर. क्वेश्चन में लिखिए 0.10 मिलीमीटर, ये आपको दी. A series of bright and dark fringes are observed on a screen. The distance of 2 meter away. 2 मीटर आपका क्या है, ये हो गई आपकी डिस्टेंस डी. एंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस 8 मिलीमीटर. सो बेसिकली x जो है वो आपका ये. What is the path difference of the light waves from the two slits that meet at the second order dark fringe? जो यहाँ से ये ब्राइट स्पॉट है आपका, तो वो बोल रहे हैं ये पाथ डिफरेंस क्या है जो सेकंड ऑर्डर पे जाके आपकी डार्क फ्रिंज बन रही है. ठीक है ना. इसके लिए आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस इन द लास्ट क्लास, बट जो बच्चे आज यहाँ पे हैं वो और बच्चे हैं, तो आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस और नॉट. लेकिन जब आपका जो ये बिल्कुल सेंटर वाला ये ब्राइट फ्रिंज बनती है, दिस वन, ठीक है, ये क्या होती है, दिस इज एट अ पाथ डिफरेंस ऑफ 0 लैम्डा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वेव इस स्लिट में से ट्रैवल करके यहां तक आई, दूसरी वाली भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करके इधर आई है, राइट. बिकॉज दिस स्पॉट इज डायरेक्टली इन द सेंटर. हमेशा एक स्पॉट होगा जो डायरेक्टली इन सेंटर बनेगा, जो ब्राइट स्पॉट होगा, राइट. और दोनों जो वेव्स हैं वो उन दोनों स्लिट से गुजरती हुई दे विल अक्वायर इक्वल डिस्टेंसेस. सो ये जो डिस्टेंस है हमारा ऊपर वाला, दिस वन till over here, ठीक है. the software is snapping so I might not be able to draw a line. मैं थोड़ी ऊपर से बना, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से जो यहाँ आ रहा है, these two are equal.
अब पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस होता है कि भाई अगर ये लेंथ x है और अगर ये लेंथ y है तो दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे, पाथ डिफरेंस वो आ रहा है। क्या है? दोनों ही लेंथ एक्सिस है, सो इसका पाथ डिफरेंस क्या आएगा? इसका पाथ डिफरेंस आएगा जीरो, x माइनस एक्स जीरो। सो बेसिकली दिस इज अ जीरो लैम्डा का ब्राइट स्पॉट जो आपके पास बीच में बनता है। ठीक है जी, इट्स अ जीरो लैम्डा का ब्राइट स्पॉट जो आपके पास बीच में बनता है। ठीक है, अब उसके कंसेक्यूटिव अगर मैं देखना चाहूंगा, यानी उसके कंसेक्यूटिव में डार्क स्पॉट देखना चाह रहा हूँ, तो कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट उससे आगे, जीरो से आगे n प्लस हाफ लैम्डा पे 0.5 लैम्डा पड़ेगा। इससे ऊपर ये वाला भी 0.5 लैम्डा बन रहा है, ये डार्क स्पॉट। अब 0.5 लैम्डा से नेक्स्ट वाला ये ब्राइट फ्रिंज है, तो ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n लैम्डा, सो 1 लैम्डा ये होगी, ये चीज ये 1 लैम्डा होगी। ये डार्क फ्रिंज दिस शैल बी देन n प्लस हाफ लैम्डा, तो 1.5 लैम्डा। इससे आगे जाऊंगा तो बेसिकली ये 1.5 लैम्डा हो जाएगा। सो बेसिकली जो हमारा पाथ डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1.5 लैम्डा। ठीक है, नाउ यूजिंग x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन है, हम लैम्डा निकाल लेते हैं और फिर इसमें प्लग इन करके हम अपना पाथ डिफरेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लास रीस्टार्ट हो रही है, आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट द क्लास ऑन दिस सेम मीटिंग आईडी। ठीक है, जिसको आना वापस वो आ सकते हैं, इसी मीटिंग आईडी पे द क्लास विल बी रीस्टार्टेड। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यूइंग देयर। अच्छा, तो हमने इतनी बात डिस्कस कर ली थी कि 1.5 लैम्डा क्या होगा, ये सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज होगा। ठीक है जी, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें सबसे बीच वाली जो फ्रिंज होती है, जो सबसे ब्राइट स्पॉट वाली फ्रिंज होती है, दैट्स ऑलवेज अ जीरो लैम्डा। उससे ऊपर डार्क फ्रिंज 0.5, उससे नीचे डार्क फ्रिंज वो 0.5 लैम्डा, एंड इसी तरह 0.5 कर करके आपके पास ब्राइट डार्क के पाथ डिफरेंसेस आते हैं। सो द पाथ डिफरेंस ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर इज 1.5 लैम्डा। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, हमें लैम्डा चाहिए ना असल में, क्योंकि हम लैम्डा डालेंगे तो आएगा। सो लैम्डा कैसे आएगा? यूजिंग दी डबल स्लिट फॉर्मूला, x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए। लैम्डा कैसे आएगा? लैम्डा आएगा ए एक्स अपॉन डी। ठीक है, आप लोगों को कोई बात पूछनी हो, कोई बात अनक्लियर रहे तो डू लेट मी नो, मैं समझा दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कैन नॉट आस्क एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, या कि कोई दोबारा से कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो तो। ए जो है वो हमारे पास 0.10 मिलीमीटर आ रहा है। A is a 0.10 millimeter, so 0.10 into the power minus 3. X क्या आ रहा है? X is a bright fringe of 8 millimeter. Fringe width हमारी ये है, so at 8 into 10 power minus 3. Distance D क्या है? D हमारा 2 मीटर SI यूनिट्स में दिया हुआ है, तो 2 मीटर हम ये डालेंगे। एंड इधर से करने के बाद we should be getting out our lambda. The lambda works out to be, एक second, I have written this answer down. This is working out to be a 4 into 10 to the power minus 7. ठीक है, and then if finally you try to work out the path difference तो होगा 1.5 into 4 into 10 power minus 7, and 1.5 times 4 is I believe 6, so that means ये 6 into 10 to the power minus 7 का path difference था, so we shall circle that answer. ठीक है, now good question this one, I'll give you a bit of time. ठीक है, question read करते हैं and then I want you guys to answer it. Red light of a single wavelength passes through a diffraction grating. ठीक है, ब्राइट स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एज शोन। तो ये स्क्रीन है, इस तरह से इस पे ब्राइट स्पॉट्स यूं बन रहे हैं, और ये रेड लाइट थी जिसको हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू पास किया। द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड विद व्हाइट लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, which diagram drawn to the same scale shows a possible pattern of bright light on the screen। तो अगर रेड लाइट का ये था तो व्हाइट लाइट का हमें कैसे दिखेगा? ए बी सी और डी। एनी गेसेस? Let's take a random guess. Let's see. Musab says okay, ठीक है। और कोई जवाब देना चाहेगा? I'll wait 10 seconds more, एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ।
or B? Actually, so we did not get any correct answer in this. The correct answer is C. ठीक है, अच्छा C क्यों है? सबसे पहले तो ये बात समझे. इट इज व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट में क्या होता है? व्हाइट लाइट में तमाम रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट सब होता है. ठीक है, मतलब वी शुड बी सीइंग अ वाइडर पैटर्न. हमारे पास एक बड़ा पैटर्न नजर आएगा जिसमें हमें क्या होगा? हमें तमाम के तमाम कलर्स देखेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, सिवाय बीच के. बीच पे क्या होता है? बीच में होता है कि जो आती है लाइट वो सीधा पास हो जाती है, वो सब कुछ मिल जाता है. तो यहाँ पे जो बीच में होगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट सब आके मिले, यहाँ पे हमारे पास व्हाइट स्पॉट है. दिस स्पॉट शैल बी व्हाइट. तो हमारे पास ये आ रहा है, दिस शुड बी कंप्लीटली व्हाइट, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है. तमाम कलर्स का जीरो ऑर्डर जो है वो यहाँ पे बन रहा होगा, तो हमें व्हाइट नजर आएगा. अच्छा, देन व्हाट डू वी नो? वी नो दैट ए डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन एन लैम्डा. ठीक है, ना डी और एन अगर कांस्टेंट है, यानी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की अगर स्लिट स्पेसिंग और जो हम ऑर्डर्स देख रहे हैं, मतलब मैं अगर एक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, तो वो कांस्टेंट है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट make you guys realize this thing that sin theta is directly proportional to lambda. Sin theta is directly proportional to lambda, यानी बेसिकली जो थीटा होगा that will be directly proportional to lambda. ठीक है, अपनी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाली अगर हम डायग्राम जो है वो जरा याद कर ले, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाली डायग्राम जो थी वो कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सामने जीरो ऑर्डर बनता है. बिल्कुल सामने जीरो ऑर्डर बनता है, एंड देन यू हैव दीज फर्स्ट ऑर्डर इस तरह से बनता है. ये फर्स्ट ऑर्डर हो गए. फिर आपके पास सेकेंड ऑर्डर बन रहा होता है, इधर सेकेंड ऑर्डर यू बन रहा होता है. इस तरह से कुछ बात चलती जा रही थी. व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज जितना बड़ा थीटा होगा फिर उतना बड़ा डिस्टेंस आएगा आपके पास, राइट? दिस थीटा, जितना बड़ा वो थीटा होगा उतना बड़ा आपके पास ये डिस्टेंस आएगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स. दैट्स व्हाट यू नीड टू नो. ठीक है. अच्छा, नाउ लैम्डा रेड इज ऑफ तकरीबन तकरीबन 780 नैनोमीटर, है ना? और इंडिगो या वायलेट या ब्लू अगर हम इनकी बात करें तो ये तकरीबन तकरीबन 400 नैनोमीटर की है. ठीक है, दैट मींस अगर मैं रेड लाइट की बात कर रहा हूं तो क्योंकि इसका लैम्डा बड़ा है, इसका साइन थीटा भी बड़ा होगा, यानी इसका एंगल जो है हमारे पास सबसे बड़ा आएगा, यानी इसका डिस्टेंस हमें स्क्रीन पे सबसे ज्यादा नजर आएगा. लेकिन जब मैं वायलेट की बात कर रहा हूँ या मैं ब्लू की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि उनके लैम्डा छोटे हैं, ब्लू का लैम्डा छोटा है, सो दैट मींस उसका साइन थीटा छोटा आएगा एंड देयरफॉर उसका डिस्टेंस भी छोटा आएगा. सो दैट मींस कि देखो, रेड लाइट की जो वो है दी, जो बेसिकली हमारा जब ये होगा बन रहा है ये सब चीजें, तो बेसिकली इधर देखो यहाँ पे ब्लू होगा, दिस इज ब्लू ओवर हियर, और रेड का जो है वो यहाँ पे बन रहा होगा. एंड हमारे पास ये बीच में सारा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट बनता हुआ हमारा पूरा स्पेक्ट्रम आ रहा होगा. एंड देन सिमिलरली उस साइड भी ऐसा हो रहा होगा, एंड देन सिमिलरली इन दीस टू एज वेल. सो व्हाइट लाइट की जब हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से उसको पास करते हैं तो क्या होता है? वो ये होता है कि बीच वाला स्पॉट क्योंकि सबका जीरो ऑर्डर वहां पे बन रहा है, तो दैट मींस यहाँ पे सब दोबारा से मर्ज करके व्हाइट बना रहे होंगे. लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लैम्डास ऑफ आपकी विजिबल लाइट में जो चेंजिंग लैम्डास है, जो डिफरेंट डिफरेंट लैम्डास है, उसकी वजह से उनकी जो स्पॉट्स बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर्स के, सेकंड ऑर्डर्स के, वो स्लाइटली स्लाइटली डिफरेंट जगहों पे बनते हैं. एंड देन यू विल बी सीइंग दिस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कि क्या हो रहा है. ठीक है जी. एंड यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एंड में जो है वो रेड बन रहा होगा बिकॉज उसका लैम्डा से बड़ा है, यानी उसका थीटा से बड़ा होगा, यानी उसका डिस्टेंस बड़ा आएगा. सो डिस्टेंस सबसे बड़ा जो है वो रेड का, डिस्टेंस सबसे छोटा यहाँ पे ब्लू का, और बीच में पूरा स्पेक्ट्रम होगा. सिमिलरली विद द सेकंड ऑर्डर, इधर फर्स्ट ऑर्डर के साथ भी, सेकंड ऑर्डर के साथ भी यही हो रहा होगा. दिस इज गोइंग टू बी सी. ठीक है, आई होप समझ में आया हो. कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो. अच्छा, a nichrome wire has a resistance of 15 ohms and a diameter of 3 millimeters. The number density of free electrons in nichrome is this much. A potential difference of 6 volts is applied to the ends of the wire. What is the average drift speed of the free electrons in the wire? Pretty easy, pretty straightforward. I equals to NAVE. Why this formula? क्योंकि हमें एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ढूंढनी है. एक ही फॉर्मूला है जिसमें एवरेज स्पीड आती है, वो ये वाला. अगर हमें एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ढूंढनी है तो हमें I को N से, A से और E से डिवाइड करना पड़ेगा. N तो हमें पता है, एरिया हम डायमीटर के थ्रू निकाल लेंगे. E भी हमें पता है, हमें करंट नहीं पता है, करंट वर्कआउट कर लेते हैं. they have given us the voltage and they have also given us the resistance. So current जो है, how will we differentiate between option C and D in question number 30? Option C and D. अच्छा, now इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. आपने दिमाग से निकल गया ये बताना. ना व्हाट डू यू नीड टू सी के
दिस इज ड्रॉन टू द सेम स्केल, ठीक है। आई फॉरगॉट दैट, वेरी थैंक यू फॉर मेकिंग मी रिमाइंडिंग मी दैट, मुझे एक्सप्लेन करा था। ड्रॉन टू द सेम स्केल, ठीक है। ड्रॉन टू द सेम स्केल मतलब यानी रेड लाइट का जो डिस्टेंस आएगा, ये रेड लाइट का डिस्टेंस आ रहा है, लेट्स से दिस इज डिस्टेंस डी, ठीक है नी। नाउ दैट मींस कि ये अगेन अगर हम इधर से इधर डिस्टेंस मार्क करेंगे, रेड का सिर्फ देखेंगे तो वही डिस्टेंस डी आना चाहिए, ठीक है। बट यू कैन क्लियरली सी कि इन द स्केल डायग्राम फिर वो डिस्टेंस डी नहीं आ रहा, आपका रेड लाइट वो दिखा रहे हैं वो पहले ही कहीं एंड हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। रेड लाइट को अभी भी यहीं पे डायफ्रैक्ट करके दिखा रहा था फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इधर रेड लाइट आनी चाहिए, तो बेसिकली स्पेक्ट्रम जो है वो यूं बनना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका फर्स्ट ऑर्डर तकरीबन। These first orders have moved quite a bit in, इनको अंदर नहीं चाहिए था, इनको relative to the first thing अगर distance d ये आ रहा था, so distance d should have been conserved अगर scale diagram बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया बनाहिल? Therefore this is wrong, this is also wrong and this is also wrong, ठीक है नी। अच्छा then अच्छा ये हो गया। अच्छा करंट ढूंढ रहे थे हम, वोल्टेज और करंट, हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई है, तो करंट क्या होता है, दैट इज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज 6, resistance is 15, so 6 divided by a 15 works out to be a 0.4, so a 0.4 amperes is over here। अच्छा velocity हमें निकालनी है, let's work that out। 0.4 amperes, अच्छा I'm going to read a bit of space, इसको आगे का 0.4 amperes divided by n, that is 9 into 10 to the power 28। एरिया, ओके एरिया क्या है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, सो यू नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर। अगर मैं r की जगह d अपॉन 2 रख दूं, डिग्री मतलब अगर मैं डायमीटर की टर्म में निकालना चाहूं, सो r क्या होता है, वो डायमीटर डिवाइड बाय 2 होता है, सो डायमीटर डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। और जो है इस तरह से करोगे तो एक और फॉर्मूला आ जाता है, वो आ जाता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सो जब भी डायमीटर दिया हुआ तो इंस्टेड ऑफ उसको हाफ से डिवाइड करके r स्क्वायर में करके डालो, you can also use this formula pi d square upon 4। I like to use it, it's convenient, तो pi then d square क्या है, d square is 3 millimeter, so 3 into 10 to the power minus 3 whole square divided by 4, this was the area, and then into the charge of an electron, so that is given in the data booklet, 1.6 into 10 to the power minus 19, ये आ गया, and this shall be giving us the velocity, ठीक है। no need to calculate, मैं जो हूँ इसका आंसर लिख रहा हूँ, not going to take time doing things on the calculator। खैर बहरहाल किसको अपने प्रैक्टिस करनी है, so it's good thing। पेपर वंस जब सॉल्व करें तो डू मेक श्योर यू हैव योर कैलकुलेटर सब कुछ साथ साथ, तो यू कैन follow along। So this is working out to be a 3.93 into 10 to the power minus 6 meter per second। हमारे पास 3.93 into 10 to the power minus 6 आ रही है। Let's see कौन सा आंसर होगा। It is going to be this answer, 3.9 into 10 to the power minus 6। Okay, the diagrams show two different circuits। The cells in each circuit have the same electromotive force and negligible internal resistance। The three resistors each have the same resistance R। In the circuit on the left, the power dissipated in the resistor is P, और what is the total power dissipated on the circuit on the right। अच्छा, they have told us कि हमारे पास जो है एक, let's say this is voltage V, this is resistor R, and then this also told us कि वो ये भी voltage V है और दोनों resistors R, ठीक है। अगर मुझे पावर इसमें निकालनी हो, क्योंकि मेरे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई है, तो आई विल यूज वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाली पावर जो फॉर्मूला है, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। i स्क्वायर अपॉन r इस्तेमाल नहीं करा, iv इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि मुझे वो बाकी चीजें बताई भी नहीं है, करंट तो मुझे पता ही है, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज द करंट वन। अगर इसमें पावर निकालना चाहूं तो वो कैसे होगा, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आ रही है, सीरीज में है, सो बेसिकली r प्लस r टू r, एंड देन दिस पावर शैल बी अगेन v स्क्वायर, बट दिस टाइम 2r से डिवाइड होगा, ठीक है। नाउ हमसे पूछ रहे हैं पहली वाली पावर, ये जो थी ये p थी, हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है v स्क्वायर अपॉन r पावर थी, सो बेसिकली इधर भी ये v स्क्वायर अपॉन r की जगह हम क्या डाल सकते हैं, हम पावर डाल सकते हैं, सो वी सी दैट पावर 2 is basically a power upon 2, easy peasy, so this shall be option B। 33, the potential difference across a filament lamp is increased, which statement is correct, so you need to remember what filament lamp का diagram कैसा है ohmic and ohmic non ohmic conductors में, so the diagram is something like this। the graph likes to bend towards the voltage वाली axis। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जब फिलामेंट लैंप ऑपरेशन में होता है तो उसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज करने की कोशिश करता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है उसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है,
और उस रेजिस्टेंस की इंक्रीज करने की वजह से उस फिलामेंट लैंप में करंट डिक्रीज करता है। सो बेसिकली ये ग्राफ करंट की तरफ से बेंड अवे करता है और वोल्टेज की तरफ बेंड कर जाता है। अगर ओमिक होता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है करंट से दूर जा रहा है, सो करंट से ये दूर जाना शुरू कर देता है, वोल्टेज की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या अंडरलाइंग रीजन है? द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एज अ फिलामेंट लैंप वर्क्स, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप increases because the temperature increases. This is the correct option D. Then this one, इसके अंदर थोड़ी सी वर्किंग रिक्वायर्ड है हमें। मेटल वायर हैज रेजिस्टेंस R. The wire is stretched so that its diameter decreases to 94% of the original diameter. ठीक है, the volume of the wire is unchanged. What is the resistance of the stretched wire? Okay, they're telling you रेजिस्टेंस R है उसकी, फिर हमने उसको 94% उसको खींच के उसका डायमीटर हमने 94% बना दिया। ऑब्वियसली उस दौरान लेंथ भी चेंज करी है, राइट? जब ये दोनों चीजें चेंज करी हैं तो बेसिकली वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा। देव गिवन यू दिस, आपसे पूछा आप रेजिस्टेंस बता दो इस खिंचे हुए पीस के रेजिस्टेंस की। अच्छा, अगर हम पहले वाले पीस की निकालना चाहें तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ कंपैरिजन क्वेश्चन। एक चीज दी हुई होती है, फिर दूसरी चीज उसी चीज में छेड़खानियां करके दूसरी चीज के पूछ लेते हैं, पहली चीज के टर्म्स में बता दो क्या है। सिमिलरली आंसर जो देखोगे कि पहले वाले टर्म्स में आर के टर्म्स में पूछे हुए बता दो। अच्छा, नाउ व्हाट इज आर? वी नो आर अगर मुझे देना होगा तो दैट इज कैन बी गिवन बाय अ रो एल ओवर ए। ठीक है, रो इनटू द लेंथ ऑफ द वायर इनटू द एरिया। तो ये जो आर था ये पहले आर था रो एल इनटू ए से। अच्छा, अब ये जो आर टू है ये कैसे आएगा? ये आएगा रो, क्योंकि मेटल वही है तो मेटल वही है, रो तो रो एल। अब हमने खींच के कोई लेंथ बड़ी कर दी है, सो लेट्स से दिस इज सम लेंथ L2 एंड एरिया वो बोल रहे हैं हमने 94% जो है वो डायमीटर कर दिया है। तो अच्छी बात ये होगी कि अगर हम इधर भी एरिया को डायमीटर में कर दें तो इधर भी अगर एरिया को डायमीटर में करना चाहें तो ये आएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड देन वी सी कि हमारी आर जो है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है जी, और इधर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला हमने 94% ओरिजिनल डायमीटर कर दिया है, सो बेसिकली पाई then 0.94 of the original diameter and then whole squared and then divide by 4। तो we see के R2 क्या आएगा? R2 आएगा रो L2 अपॉन पाई, सॉरी 4 को ऊपर भेज देंगे, 4 रो L2 अपॉन पाई एंड देन d स्क्वायर इनटू 0.94 स्क्वायर। Let's write this down as that। अच्छा, अब I need to get in R somehow into this। ठीक है, मुझे R लाना है तो सबसे पहले तो इस L2 को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कैसे ढूंढने की कोशिश करेंगे? ढूंढते इस तरह से है कि वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कांस्टेंट है और वॉल्यूम हमें पता है वो कांस्टेंट है, तो उसका मतलब पहले वाली केस में वॉल्यूम कैसे आ रहा था? लेंथ इनटू एरिया करके, राइट? सो बेसिकली पहले वाली केस में जो हमारा वॉल्यूम 1 था, जो बाद में भी वही वॉल्यूम ही है, इट्स द सेम वॉल्यूम, सो दैट इज कमिंग थ्रू लेंथ इनटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और जो दूसरी वाली केस में जो वॉल्यूम है वो भी आएगा सेम लेंथ और एरिया से, बट इस टाइम लेंथ लेंथ 2 हो गई है और एरिया क्या हो गया? वो हो गया है 0.94 ऑफ डायमीटर स्क्वायर अपॉन 4। सो ये आ रहा है हमारे पास एल, लेट्स राइट दिस डाउन एज पाई इंटू 0.94 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, राइट? एंड देन L2 एंड देन डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, एंड ये हमारे पास ये है। जरा निकालने की कोशिश कर लेते हैं ये L2 इन टर्म्स ऑफ दिस L, ताकि मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं और फिर आई कैन समहाउ गेट R इनटू दिस थिंग ओवर हियर। सो हाउ विल वी डू दैट? वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो लेंथ इनटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 shall equals to pi into 0.94 square into d square into L2 upon 4। मजे की बात, 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल। हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि L2 जो है वो ओरिजिनल लेंथ को अगर हम 0.94 स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास L2 फिर आ जाएगा। अच्छा, so in place of this L2 I am going to write this thing L upon 0.94 square। so R2 क्या आ रहा है? R2 आ रहा है 4 रॉ, L2 क्या था? वो था लेंथ एंड देन अपॉन दिस इज पाई देन डी स्क्वायर देन 0.94 एंड देन 2 टाइम स्क्वायर करके जा रहे हैं इसमें, सो बेसिकली ये 0.94 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है जी, एक सेकंड, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, इधर कुछ मैंने मिस्टेक करी है। कैन वी सी दिस मिस्टेक?
एक 1.94 स्क्वायर्ड इज, ठीक है, आई विल करेक्ट, कोई मसले की बात नहीं है। और फिर ये लेंथ 2, अच्छा लेंथ क्या थी, वो लेंथ अपॉन 0.94 थी, तो पहले से 0.94 स्क्वायर था और 0.94 स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0.94 की पावर 4 हो जाएगा ये। दिस इज व्हाट आर R2 इज कमिंग आउट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब कोशिश करते हैं इसमें R सब्स्टिट्यूट करने की। तो R हमें पता था कि वो 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर था। सो बेसिकली 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर, इसमें से क्या है, वो बेसिकली R है। सो बेसिकली एंड R2 इज बेसिकली R अपॉन 0.94 की पावर 4। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस आउट। 1 अपॉन 0.94 की पावर 4 and that is working out to be a 1.28 R. So that's that. That should be option D. ठीक है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस अक्सर बेशतर इसी तरीके से आते हैं। क्या होता है, पहले कोई केस सिनेरियो बताएंगे, फिर दूसरे वाले केस सिनेरियो में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीजें चेंज करके आपको बोलेंगे पहले वाले केस सिनेरियो के आंसर में के टर्म्स में आंसर दे दो। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले आप पहले वाले केस की डिफाइनिंग इक्वेशन बनाओ, फिर आप दूसरे वाले केस की डिफाइनिंग इक्वेशन बनाओ। अब इसमें थोड़ी सी और लेंथी वर्किंग थी कि वॉल्यूम के थ्रू ये L2 भी वर्कआउट करना था, वरना अक्सर बेशतर इतनी लंबी वर्किंग नहीं होती है। वो करके फिर देन यू आर गोइंग टू ट्राई टू गेट, कुछ उसमें से क्या करोगे, ये चीज सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करोगे इधर। ठीक है, तो वी गोइंग टू फाइंड आउट व्हाटएवर इज कॉमन बिटवीन देम और फिर उधर उठा के वो चीज डाल दो। ठीक है, अब कोई करना चाहे तो वो रेजिस्टिविटी एज कांस्टेंट लेके उधर अगर इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन करके इसको सब्जेक्ट बना के इधर सब्स्टिट्यूट कर देता, वो भी हो सकता था। लेकिन there is a lot of ways however you want to solve your simultaneous equations. I personally find this way easier कि आप फिर पूरी चीज कोई ढूंढ के एक ही दफा में कर दोगे तो आसानी होगी। ठीक है, वरना आप रो को इधर सब्जेक्ट डाल सकते, फॉर एग्जांपल रो को सब्जेक्ट बनाया, सब्स्टिट्यूट कर दो इधर इस रो में, तो वो भी किया जा सकता है। तो you can do anything whatever you are comfortable with. अच्छा, then the diagram shows an electromotive force EMF 3 volts and internal resistance 4.7 ohms connected across a lamp. The lamp has resistance 9.3 ohms. What is the power dissipated by the internal resistance of the cell? Again straightforward, कोई मुश्किल की बात नहीं है। 3 volt का cell है in series with 9.3 and 4.7 ohms की resistance. So using V equals to IR, let's try to find out what's the current in the circuit. करंट निकालने के बाद इसमें से अगर पावर चाहिए होगी तो I square R कर देंगे ताकि सिर्फ इसकी पावर आ जाए। ठीक है, so 3 current I we want to know, then 9.3 and then 4.7. So 3 divided by 9.3 plus 4.7, and that works out to be a current of 3 upon 14 amperes. Now we want to work out the power. पावर आएगी 3 upon 14 होल स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ सीरीज में है तो करंट सब में से उतना ही जाएगा और रेजिस्टेंस सिर्फ अब इसकी लेंगे, सो बेसिकली 4.7. So square this and 4.77 multiply and you are getting a power of 0.22 watts. Straightforward. Don't make the mistake of doing what? Don't make the mistake of considering this 3 volts as the voltage of this. ऐसा नहीं कीजिएगा, voltage इसका कुछ और है, right? This 3 volts is going to drop something over here. कुछ ना कुछ इस पे ड्रॉप आएगा, कुछ ना कुछ इस पे ड्रॉप आएगा। ठीक है, you can work out the voltage too over here. That's not a wrong approach. Voltage work out करके V square upon R लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन आसान ज्यादा इसमें था कि voltage ये voltage लगा के करंट ढूंढ लो, करंट ढूंढने के बाद करंट पता है दोनों में कौन सा होगा तो करंट इधर I square R करके find that out. Easy peasy, दो स्टेप्स में ये वर्किंग होगा। अच्छा, then a circuit consists of a battery, a high resistance voltmeter and 4 fixed resistors as shown. The battery has an electromotive force EMF of 15 volts, ठीक है, and negligible internal resistance. What is the reading on the voltmeter? So something like this has been given to you. अच्छा, now 15 volts parallel में है across this and across these two as well. So that means 15 volts is over here. This voltage is coming out to be a 15 volts, क्योंकि सब कुछ पैरेलल में है तो ये वाला वोल्टेज भी 15 वोल्ट्स है और ये वाला वोल्टेज भी 15 वोल्ट्स है। फिर क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द करंट इन बोथ ऑफ दीज ब्रांचेस। वो कैसे निकलेगा, 24 प्लस 6 यानी 30 ओम्स इसकी टोटल रेजिस्टेंस है। तो अगर मुझे करंट चाहिए होगा इस ब्रांच में तो मैं 15 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 15 को अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं, 15 डिवाइड बाय 24 प्लस 6, that comes out to be a 0.45 amperes इसमें फ्लो कर रहे हैं। And then if I want to find out in the one below, तो 15 divided by 6 plus 9, 15 ohms. तो 15 volts divided by 15 ohms will give us a 1 ampere of current. तो ऊपर वाली ब्रांच में 0.5 amperes फ्लो कर रहे हैं, नीचे वाली ब्रांच में 1 amperes फ्लो कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा
Now what is the reading on the voltmeter? अब obviously अगर मुझे रीडिंग निकालनी है तो I need to find out what is the voltage over here, यहाँ पे क्या वोल्टेज है, and what is the voltage over here. ये निकाल के दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो मेरे पास वोल्टेज वोल्टमीटर की रीडिंग आ जाएगी. अच्छा, हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इट इज एट एवरीवेयर? व्हाट डू वी सी कि 0.5 एम्पेयर्स जब इसमें से जाएगा कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होगा. सम वोल्टेज ड्रॉप will be produced over here, right? So 0.5 into 24 will produce 12 volts का drop इधर, and then आगे वाले पे 0.5 into 6 will produce 3 volts का drop इधर, and similarly इधर जो है वो हमारे पास 6 volts का drop आ रहा है इधर, and then इधर क्या आ रहा है, इधर हमारे पास आ रहा है 9 volts का drop इसके ऊपर. ठीक है. अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि 15 में से सबसे पहले 12 वोल्ट इधर ड्रॉप हुए हैं, तो इधर बचे कितने होंगे, इधर 3 वोल्ट बचे होंगे, जब भी तो आगे 3 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं. और 15 में से इधर 6 वोल्ट ड्रॉप हुए, यानी इधर कितने बचे होंगे, इधर 9 वोल्ट बचे होंगे, जब भी आगे फिर 9 वोल्ट ड्रॉप हुए. इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों पॉइंट्स पे पूछ रहे हैं वोल्टेज क्या होगा, तो 9 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, द आंसर शुड बी 6 volts. So the reading on the voltmeter will give you a magnitude of 6 volts. ठीक है, ये इस तरह से हमने वर्कआउट करना है. कैसे वर्कआउट करना है, बाय वर्किंग आउट व्हाट्स द पोटेंशियल एट आइदर लेग ऑफ द वोल्टमीटर. उनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आ जाएगा, राइट. दो पोटेंशियल्स और उन पोटेंशियल्स का डिफरेंस लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन दीस टू पॉइंट्स. दैट इज व्हाट द वोल्टमीटर इज रीडिंग. अच्छा, a potential divider circuit is designed to detect the difference in temperature between two different places. A cell has electromotive force EMF 20 millivolts and negligible internal resistance. Initially, the thermistors X and Y are at same temperature and have same resistance. तो ये मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो है इन दोनों की सेम रेजिस्टेंस है R और R, ठीक है, एंड सेम टेम्परेचर पे थे दोनों. द वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट्स, 10 मिलीवोल्ट्स, ये वाला वोल्ट मीटर 10 मिलीवोल्ट्स रीड कर रहा है. X is then placed in a cold environment and its resistance doubles. X को फिर हम cold environment डालते हैं, इसकी रेजिस्टेंस डबल होती है. Y को हम वार्म एनवायरनमेंट डालते हैं और उसकी रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है. यानी X की होती है 2R, 2 टाइम्स R पहले वाली की इनिशियल, और Y की 0.5 R हो जाती है, राइट. अब क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द करंट थ्रू द सर्किट. करंट निकाल के फिर अगर हम करंट इसकी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा. इसका क्या है, सो लेट्स डू दैट. ओके, वी आर way beyond time आज. So V equals to IR, 20 into 10 power minus 3. करंट हमें ढूंढना है. रेजिस्टेंस क्या है, दैट्स 2R plus 0.5R, दोनों सीरीज में, so this is 2.5R, and then I'm getting a current of 20 into 10 power minus 3 divided by 2.5R. अब अगर मुझे सिर्फ इसका वोल्टेज ड्रॉप चाहिए तो वो कैसे आएगा, वो आएगा करंट इन दिस मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस. तो करंट क्या है, करंट पूरे सर्किट में वही है, ये वाला करंट है, तो दैट इज 220 into 10 power minus 3 डिवाइड बाय 2.5R. सब कुछ सीरीज में है तो इसमें से करंट वही जाएगा, इसमें से करंट वही जाएगा, एंड देन इसकी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे, V equals to IR. The current in this multiplied by its resistance will give us the voltage. So multiplied by its resistance 0.5R से मल्टीप्लाई कर दो. So R and R cancel out and we should be able to get our answer out over here. So 20 into 10 power minus 3 multiplied by 0.5 जो है वो 10 into 10 power minus 3 हो जाएगा, और 10 को जब 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 4 into 10 power minus 3 वोल्ट्स हमारे पास आ रहा होगा. So that means our answer should be 4 millivolts. ठीक है. Then last 3 questions and easy questions of this paper. In the alpha particle scattering experiment, a beam of alpha particles is aimed at a thin gold foil. Most of the alpha particles go straight through or are deflected by a small angle. A very small proportion are deflected by more than 90 degrees, effectively rebounding towards the source of alpha particles. Which conclusion about the structure of atoms cannot be drawn from this experiment alone? So we know most of the atom is empty space, जब भी अच्छे खासे alpha particles straight through जाते. Most of the mass of an atom is constant in the nucleus, जब भी alpha particles collide करके, कुछ alpha particles collide करके पीछे की तरफ आते हैं. The nucleus contains both protons and neutrons. This is wrong. हमें ये पता चल गया था कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, वी डिड नो दैट, बट हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिवली चार्ज है वो किस वजह से, वो प्रोटॉन्स की वजह से है, क्या उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसा कुछ है. वी जस्ट न्यू मास है उसमें बहुत सारा और पॉजिटिवली चार्ज्ड है. वी कुड नॉट से कि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. हम सिर्फ कह सकते पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें मास बहुत सारा है. दैट वाज इट. We didn't get anything else from that. So this is a thing that cannot be drawn from this experiment alone.
मतलब इसके लिए हमें और वजाहतें चाहिए थी, तब जाके हमने जाके प्रूव किया। दिस इज द रॉन्ग थिंग, दिस इज सी, न्यूक्लियस इज चार्ज, ये मैंने जैसे बताया हमने प्रूव कर लिया, अल्फा पार्टिकल्स जब भी रिपेल करेंगे जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा आपका न्यूक्लियस। Then which two particles have opposite charges? So alpha particle है helium nucleus, इसका भी पॉजिटिव, helium nucleus वही होता है तो उसका भी पॉजिटिव। एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का एंटी तो इसका मतलब इसका नेगेटिव, बीटा प्लस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का एंटी तो मतलब नेगेटिव का ये पॉजिटिव होगा, सो दैट मींस दिस इज बी। बीटा माइनस इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नेगेटिव, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी सो यानी ये पॉजिटिव, प्रोटॉन भी पॉजिटिव, सो बेसिकली बी शुड बी द करेक्ट आंसर, दोनों ऑपोजिट है। एंड देन फाइनली विच पार्टिकल इज अ लेप्टॉन, मीजॉन जो है वो हाइड्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन इज अ लेप्टॉन, प्रोटॉन इज अ बेरियन और जो हाइड्रॉन में ही जाता है, और क्वार्क जो है वो आपका मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, वो लेप्टॉन नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज बी, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो है वो लेप्टॉन होता है, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस पेपर, गोइंग वे ओवर टाइम, 5 बजने वाले, अपनी कितनी लंबी रिकॉर्डिंग बनेगी ये। आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल, जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए, एंड आई होप जो है वो कोई सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क, कोई सवाल नहीं है तो देन आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म है, फिर मैं ये फिर वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाल दूंगा।